अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एपिसोड नंबर 8 लेकर आई हूँ। जो लास्ट एपिसोड मैंने अपलोड किया, मैंने बाई चांस 6 का थर्ड पार्ट बोल दिया, बट वो एपिसोड नंबर 7 है। ठीक है, और ये एपिसोड नंबर 8 है। दस्ते दराम बाय अरीज शाह। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए चाय का कप बनाकर वो टेबल पर रखती खामोशी से अपने कमरे में चली गई। न जाने क्यों साहिर के साथ इस डील में इसे बहुत मज़ा आया था। अब आगे क्या होने वाला था ये तो वक्त ही जानता था। नहीं दराम भाई, खुदा के लिए मत कीजिएगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरे घर वाले मेरी जान ले लेंगे, मुझे जान से मार डालेंगे। दराम कुर्सी से उठा ही था कि वो लड़की इसके पैरों में आ गिरी। मेरे पैरों से उठो लड़की, घर से भागने से पहले तुम्हें ये सब कुछ सोचना चाहिए था। क्या तुम्हें ज़रा शर्म ना आई? ऐसा कदम उठाते हुए वो बेहद गुस्से से धाड़ा था। एक तो ये लड़की अपनी इस गलती को गलती मानने के लिए तैयार ही ना थी। तो आप ही बताएं मैं क्या करती? क्या बिक जाती वहाँ जहाँ मेरा सुतेला बाप मुझे बेचने वाला था? मैं जानती हूँ आपको ये सारी बातें मेरी मन गढ़ंत गढ़ंत कहानी लग रही होगी, लेकिन कसम खा खा के कहती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पापा का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था, तब मैं सिर्फ 5 साल की थी। मेरी अम्मी के घर वालों ने इनकी दूसरी शादी कर दी और मुझे भी मेरे बाप के साथ रहना पड़ा। पहले तो वो बचपन में जगह जगह मुझसे काम करवाता था और जो पैसे मिलते थे वो अपने पास रख लेता था। फिर जब मैं इनकार करती तो मुझे बुरी तरह से मारता पीटता। मुझे बोलने का हक नहीं दिया जाता था। मेरी माँ अपनी बाकी औलादों की वजह से कभी मेरे हक के लिए आवाज़ ना उठा सकी, जिसका अफ़सोस मुझे हमेशा रहेगा। और अब वो आदमी ज़बरदस्ती मेरा सौदा किसी के साथ कर रहा था। वो मेरा निकाह नहीं कर रहा था। अगर वो इज़्ज़त के साथ मेरा निकाह किसी से करता तो कभी घर से भागने की गलती ना करती। लेकिन अब मुझे घर से भागने का कोई अफ़सोस नहीं है, क्योंकि एक लड़की अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए दुनिया का कोई कदम भी उठा सकती है। और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ इस लड़के के साथ एक कमरे में एक कपल के तौर पर रहकर सवाब कमा रही हो? क्या अपनी इज़्ज़त बचा रही थी? क्या अपनी इज़्ज़त बचा रही थी? वो दहाड़ उठा था। इसके गुस्से ने डर को भी सहमा कर रख दिया था। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि इस शख्स के साथ इस कमरे में रहने के बावजूद इसने कभी गलत निगाह से मुझे नहीं देखा। वो मुझसे शादी करने के लिए मुझे अपने साथ लाया है। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, लेकिन शायद ही दराम को तरस आया था। सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि देखिए रात के 11:30 हो रहे हैं और मुझे पूरे दिन टाइम नहीं मिला रिकॉर्डिंग करने का। और अब मैं फ्री हुई थी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और अब मुझे नींद आ रही है, मेरा दिमाग घूम रहा है। बट आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे नावल लेकर आऊँगी तो भी तो ये नावल ख़त्म होगा ना। हमने आपको वो चैलेंज सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि होटल के मैनेजर का कहना था कि हमें जंगल के अंदर रात में अकेले नहीं रहने दिया जाएगा जब तक कोई दूसरा कपल हमारे चैलेंज को कबूल ना करे। ये इस होटल का असूल है कि जंगल के अंदर रात वही लोग रह सकते हैं जो इनके खेलों में हिस्सा लेते हैं। और फिर हमारे पास जंगल के अंदर जाने का कोई मजबूत वजह नहीं थी। अगर हम ये चैलेंज जीत जाते तो हमें 3 दिन और मिल जाते सबसे बचने के लिए और छुपने के लिए। लेकिन इसकी फैमिली के लोगों को पता चल गया है कि हम इस होटल में छुपे हुए हैं। इसने लड़के की जानिब इशारा करते हुए बताया था। ये अपने खानदान से डरता है तो तुम्हें लगता है कि तुमसे शादी करेगा? दराम साई को रह रह कर इस बेवकूफ़ लड़की पर गुस्सा आ रहा था, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके साथ भाग गई थी। अगर तो इसने अपनी इज्जत की खातिर ये कदम उठाया था तो दराम इसके साथ था, लेकिन अगर इस लड़के से निकाह करने के बजाय सिर्फ अपना मतलब पूरा किया तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। नहीं, नहीं, मैं इसे प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने किसी मतलब के लिए इसे नहीं भगाया सर। इसके हालात देखकर मैंने ये कदम उठाया है। मेरी फैमिली अभी इसे कबूल नहीं करेगी, इसलिए हम दोनों यहाँ से भागकर कहीं और जगह चले जाना चाहते थे, जहाँ हम शादी कर लें और सुकून से रहें। और फिर थोड़ा और वक्त गुजरे तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा, और मुझे पता है मेरी फैमिली भी इसे कबूल कर लेगी। लड़के ने पूरी बात इसे समझाई तो राम ने हाँ में सर हिलाया था। ठीक है, मैं तुम दोनों को 1 महीने का वक्त देता हूँ। आज तुम दोनों का निकाह होगा यहीं इस होटल में, और फिर मैं तुम दोनों को दुबई भेज दूंगा। जब तुम वापस आओगे तब पूरी इज्जत के साथ इस लड़की को अपने साथ अपने घर में लेकर जाओगे, और अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो इसे मैं हल करूंगा। वो फैसला सुनाते हुए बोला। तो इन दोनों को भी इसी फैसले में अपनी भलाई नजर आई। देख जाविश, तुझे बाबा साईं की इजाज़त चाहिए तो कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा ट्रिप पर जाने का। लेकिन नशे को किस करना इतना आसान थोड़ी है। वो भी किसे कैसे धड़ल्ले से किस मांग रहे हैं, जैसे मेरी सारी किसी पर सिर्फ इनका हक है।
इनका हक हो। खैर हक तो इन्हीं का ही है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही थोड़ी ना किस दे दूँगी। मेरा किस तो इन्हें शादी के बाद ही मिलेगा। ये डील वगैरह मैं नहीं मानती, लेकिन अगर मैंने इनकी डील पूरी नहीं की तो मैं ट्रिप पर जाऊँगी कैसे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ज़ाविश सोच क्या किया जाए? जाकर बोल देती हूँ, जनाब मैं रुखसती से पहले कुछ नहीं करूँगी। और अगर अगर ये सुनकर उन्होंने बाबा साईं से रुखसती की बात कर ली तो नहीं, नहीं, इतनी जल्दी मैं इनको हैंडल नहीं कर सकती। हाय अल्लाह जी, मैं क्या करूँ? छोटी सी किसी कर लेती हूँ। उसने शर्माते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाया। चुप बेशर्म लड़की, ज़रा अक्ल नहीं है? शादी से पहले ऐसा सोचना भी गुनाह है। हाँ, तो इनको भी तो देखना चाहिए ना। इन्होंने ना सिर्फ सोचा बल्कि अपने सोचे हुए पर अमल भी किया। उन्होंने 3 बार मुझे किस किया और इसके मुँह से सिगरेट की कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तौबा! मेरी तो साँसें बंद हो गई थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल किस नहीं करूँगी। हाँ, तो उन्होंने 3 बार मुझे किस किया। अगर इनका किस करना गुनाह नहीं तो मेरा कैसे होगा? और वैसे भी तो वो मेरे शौहर है ना, और ट्रिप पर जाना भी कितना ज़रूरी है। इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़ाविश संभाल खुद को, कंट्रोल योरसेल्फ। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक रुखसती ना हो जाए। ऐसा सोचना भी बुरी बात है। इसने एक बार फिर से अपने आप को डांटा था। हाँ बिल्कुल यही सही है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। क्या होगा अगर मैं शर्त हार गई तो? क्या होगा अगर वो मेरी बेइज्जती करेगी तो? कोई बात नहीं, लेकिन कोई गलत काम नहीं करूँगी। इसने खुद से वादा किया था, लेकिन वो मेरी बहुत बेइज्जती करेगी अगर मैं शर्त हार गई तो। पूरा साल मेरा मजाक उड़ाती रहेगी, लेकिन मैं फिर भी कोई गलत काम नहीं करूँगी। इसने अपनी सोच पर लगाम डाली और तेज़ी से नीचे की जानिब चली गई। अब इसे इस बारे में सोचना ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आती आपको हो क्या गया है? क्यों परेशान हैं? आखिर मसला क्या है? मुझसे तो शेयर करें आप। वो इसके सामने बैठती सीरियस अंदाज में पूछ रही थी। डार्लिंग मुझे क्या हो सकता है? कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम बेकार में परेशान हो रही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। वो होटल के हॉल में बैठा इसकी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ सनान सही, और आप ये जो कल से इतने ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, कोई मसला है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती। आप जानते हैं ना, आप इस तरह उदासी से बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप तो मुस्कुराते भी नहीं, आप तो मुस्कुराए भी नहीं। कल से क्या बोर कर रही हूँ आपको मैं? अगर ऐसा है तो हम वापस चलते हैं। ओहो मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा, दरअसल सर में बहुत दर्द है ना, इसीलिए चुप था। और तुम पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ के हो, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिमाग पर ज़ोर डाल रही हो। छोड़ो ये सारी बातें, बताओ कहाँ चलना है घूमने के लिए? वो उसका हाथ थामते हुए अपने लबों से लगातार पूछने लगा। कहीं पर नहीं, आपकी तबीयत ख़राब है ना? तो चले रूम में चल कर आराम करें। आप हम कहीं नहीं जाएँगे, आपके सर में दर्द है, और जब भी आपके सर में दर्द होता है आप साथ में बीमार भी हो जाते हैं। घूमने-फिरने के चक्कर में मैं आपकी तबीयत ख़राब बिल्कुल नहीं कर सकती, इसीलिए चलें रूम में और आराम करें। वो इसका हाथ थामते हुए खुद तो उठकर खड़ी हुई, साथ में इसे भी खींचने लगी। सनान को ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर इसके साथ रूम में जाना पड़ा। इन दोनों का निकाह हो चुका था और इन दोनों के निकाह का कुआँ धराम सा ही खुद था। अब इन दोनों के बीच आने वाली हर दीवार को वो खुद हटाने के लिए तैयार था। इसे किसी किस्म का कोई डर नहीं था, जबकि वो दोनों भी अब बेखौफ हो चुके थे। तराम का सहारा मिलना कोई आम सी बात तो हरगिज़ नहीं थी। वो दोनों अब रिलैक्स थे और कल दुबई के लिए निकलने वाले थे। दराम ने इनका ट्रिप 3 दिन की बजाय 1 माह का कर दिया था, और दराम ने इससे इनसे वादा किया था कि जब तक वापस आते हैं वो सारे मामले को खुद ही हैंडल कर लेगा। अगर ये गलती मेरे गाँव में से किसी ने की होती तो इस वक्त तक शायद मैं इनकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन कहीं न कहीं तुमने ये काम इस लड़की की भलाई के लिए किया है, और तुम्हारी नीयत में मुझे कोई भी खोट नज़र नहीं आती। सिर्फ़ इसीलिए मैं तुम दोनों की मदद कर रहा हूँ, और आगे भी तुम दोनों की मदद करूँगा। लेकिन अगर तुमने इस लड़की को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ पहुँचाई या अपने ख़ानदान के प्रेशर में आकर इसे जोड़ने की कोशिश की, तो याद रखना इस लड़की के भाई का नाम धराम शाह है। और तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये जो तुमने काम किया है इसे मैं सही हरगिज़ नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर औरत को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कोई कदम उठाना पड़े तो वो गलत नहीं होता। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी ये गलती तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी गलती हो, और तुम्हारी तरफ से भी मुझे कोई शिकायत ना मिले। रात 2 बजे की फ़्लाइट है, तुम दोनों लोगों की एंजॉय करना और अपनी खैर आफियत की खबर मुझे देते रहना। और वो इस लड़की के सर पे हाथ फेरता हुआ लड़के को गले लगाता दर का हाथ थाम कर कमरे से बाहर निकल गया। तो आराम से आप कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा किया आपने, लेकिन ऐसा क्यों कहा कि वो लोग गलत हैं? इसके साथ चलते हुए पूछने लगी, क्योंकि वो गलत हैं जानम साईं। बेशक इनकी नीयत नहीं थी, लेकिन रिश्ता तो गलत था। ये लड़का इसके घर में रिश्ता भी भेज सकता था बिना कोशिश किए। एक मामूली सी बात को मसला बना लिया, और फिर इस मसले का हल तलाश करना कोई अक्लमंदी नहीं। आपको लगता है इसका वो कमीना बाप रिश्ता दे देता
वो अब लड़ने पर उतर आई थी। नहीं, हरगिज़ नहीं, वो रिश्ता हरगिज़ नहीं देता, लेकिन शायद इसकी माँ इनकार ना करती। क्या तुम्हें अंदाज़ा है इस लड़की के इस कदम ने इसकी माँ की ज़िंदगी कितनी अज़ाब की होगी? मैं चाहता हूँ कि ये लड़की अपनी इस गलती को हमेशा याद रखे। अपनी आने वाली खुशियों में वो अपनी माँ की अज़ियतों को नज़रअंदाज भी ना करे। इसे एहसास होना चाहिए कि इसने अपनी माँ के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। और इस वक़्त मैं तुम्हारी फ़िज़ूल बहस नहीं सुनना चाहता। जल्दी से कमरे में चलो, वरना मैं यहीं पर तुम्हारे गुलाबी लबों पर किस कर दूँगा। वो अचानक से इसका ध्यान इस चीज़ की जानिब ले आया, तो दर ने हैरान होते हुए अपना मुँह पर हाथ रख लिया, जबकि दराम कहका लगाता आगे-पीछे देखता इसे अपनी बाहों में उठाता कमरे में चला गया। हाँ, तो क्या फ़ैसला किया तुमने मेरी डील के बारे में? वो सुबह-सुबह ही नीचे आई थी, ये सोच के कि साहिर साईं अब तक अपने काम पर जा चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कह दिया है कि मुझे वक़्त चाहिए, मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। वो जल्दी से कहते किचन की जानिब भागने लगी थी। और शायद तुम भूल गई हो, कल सुबह तुम्हारा ट्रिप जाने वाला है। देखो, अगर तुम्हें ट्रिप पर जाना है तो तुम्हारे पास टाइम लिमिट नहीं कम रह गया है। अनलिमिटेड नहीं, कम रह गया। वो याद दिलाते हुए बोला, नहीं, मैंने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया, और मैं इतनी ज़रूरी चीज़ ऐसे ही तो नहीं करूँगी। ना सोच समझ कर फ़ैसला करूँगी और आपको जवाब दूँगी। कोई सब्र तहम्मुल नाम की भी चीज़ होती है, आप में तो सब्र का नाम ही नहीं है। वो हमेशा की तरह अपनी ज़ुबान पर काबू किए बिना बोली, ये मेरा सब्र ही है कि अब तक तुम बिना रुखसती के खड़ी हो, वरना जिस तरह से तुम्हारा नशा मुझे लगा है ना, मैं कब का रुखसती करवा चुका होता। ये मेरा ही सब्र है कि तुम्हारी इस प्रेगनेंसी वाले ड्रामे का फ़ायदा उठाने के बजाय तुम इस चीज़ का मतलब सिखाया। ये मेरा सब्र है कि तुम इस वक़्त मेरे सामने खड़ी तर-तर ज़बान चला रही हो, वरना अब तक मुझसे शर्माती अपना चेहरा कहीं छुपा रही होती। और अब कुछ भी फ़िज़ूल बोलने से पहले अपनी ज़ुबान पर काबू किया करो, अपने अल्फ़ाज़ को अपने दिमाग में रख कर समझा करो और फिर बोला करो, क्योंकि अब से मैं तुम्हारे हर अल्फ़ाज़ की तुम्हें सज़ा दूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं लेट हो रहा हूँ। वो अपने डील के बारे में फ़ैसला कर लेना। वो एक आखिरी नज़र अपनी घड़ी की जानिब देखता तेज़ी से दरवाज़े से बाहर निकल गया, जबकि ज़ाविश वहीं खड़ी इसकी बातें बहुत गौर से सुन रही थी। न जाने क्यों अचानक ही मुझे साहिर-साहिर की बातें अंदाज़ यहाँ तक कि सिगरेट पीना भी वो अपनी ही धुन में मुस्कुराते हुए कुछ बोलने वाली थी कि इसने अपने गुलाबी लबों पर थप्पड़ मार दिया। तौबा तौबा! क्या-क्या सोचने लगी हूँ मैं। ज़रनिश अदी, प्लीज़ जल्दी घर चलें, घर वापस आ जाएँ। आपकी बहन बिगड़ रही है। कसूर तसव्वुर में ज़रनिश से मुखातिब थी। यकीनन अगर ज़रनिश इसकी सोच समझ लेती तो खुश होती। सनाज़ आई, आप यहाँ बैठे हैं, आएँ बाहर चलते हैं, कितनी प्यारी मज़े की ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ कमरे में बैठे हैं, चले बालकनी में चलते हैं। वो उसका हाथ थाम कर इसे कहने लगी, और वो कल से इसे बेहद परेशानी नोट कर रही थी। इसके पूछने पर भी वो इसे एक वजह नहीं बताई थी। इसकी खामोशी से मज़ीद परेशान कर रही थी। मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ ज़नीश, यहाँ बैठो मेरे पास और मेरी बात को पूरी तरह समझने की कोशिश करो। दरअसल मैं तुम्हें शादी वाली रात ही सब कुछ बताने वाला था, जबकि शादी से पहले ही मैं तुम्हें बता देना चाहता था आप कौन-सी बात करने वाले हैं। सनाज़ से मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती। देखिए सनाज़ भाई, अब हम दोनों फ्यूचर में ही एक खूबसूरत खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आपका पास्ट हम दोनों के लिए अब कोई अहमियत नहीं रखता, तो इस बारे में बात ही क्यों करनी। जान जानती हूँ आप ये जो पिछले कुछ दिनों से इतने ज़्यादा परेशान हैं, इसके पीछे पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह है, और अगर ये वजह आपके पास्ट को लेकर है तो मुझे नहीं जाननी। ज़नीश, तुम्हें सब कुछ जानना होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता, क्योंकि तुमसे कुछ भी छुपाने का मतलब है कि सारी ज़िंदगी के लिए अपनी ही निगाहों में गुनहगार हो जाओ। वो बे बेसक वो बेहद सख्ती से बोला, तो ज़नीश घबरा गई। क्या हो गया आपको सनाज़ है? आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपकी ये बात इतनी अहम है तो बताएँ मुझे, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सुन रही हूँ। इसके इतना गुस्सा होने पर वो आहिस्ता से इसका हाथ थामते हुए कहने लगी, मैं जानता हूँ जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ शायद तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ़देह हो, लेकिन मैं मज़ीद ये राज़ अपने दिल में नहीं छुपा सकता। ज़निश, मैं शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हारे साथ निकाह करने से 3 दिन 3 साल पहले किसी और से निकाह कर चुका हूँ। मैं बहुत मजबूर था इस वक़्त। मैंने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़, वो भी बोल ही रहा था कि ज़निश के हाथ इसके हाथ से अलग हुए। वो बेयकीनी से इसे देखने लगी थी। इसकी आँखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। यकीनन वो इसकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। ज़निश नफ़ी में सर हिलाते इसके करीब से उठने ही लगे कि सना ने इसका हाथ पकड़ना चाहा। दूर रहे मुझसे, कोई ताल्लुक नहीं मेरा आपसे। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे 1 सेकंड भी आपके साथ नहीं रहना धोखा दिया आपने मुझे। दूर हो जाए, मेरी निगाहों से नफ़रत है मुझे आपसे। वो गुस्से से इसे धक्का देती कमरे से बाहर निकलने लगी कि अचानक सनान साई की आँख खुल गई। इसका चेहरा पसीने से शराबूर हो चुका था। इसके बिल्कुल करीब ज़निश गहरी नींद में सोई थी। इसने एक पुरसकून साँस खींचा और ज़निश के करीब होते हुए इसे अपनी बाहों में भींचकर इसे सीने से लगा लिया। सनान से ये कोई वक़्त है रोमांस करने का? सोचा रात के पौने 3 बज रहे हैं, सुबह होने वाली है। इसके चेहरे पर अपना नाज़ुक सा हाथ रखते वो बेहद मद्धम आवाज़ में बोली, जबकि इसके चेहरे पर आया पसीना देखकर वो भी परेशान हो गई। मैं तुम्हें अपनी बेहद करीब महसूस करना चाहता हूँ, मेरे पास रहो, बहुत पास। वो इसे अपने मज़ीद करीब करते हुए इसके कान में सरगोशीनुमा आवाज़ में बोला। ज़निश ने मुस्कुराते हुए अपना सर इसके सीने में लगाया और इसके गिर्द बाहें फैलाते हुए इसे लिपट के इतना
बहुत है या और करीब आऊँ? वो उसके कान के करीब शर्माती हुई आवाज़ में गुनगुनाई थी। और कितना करीब आ सकती हो तुम? इसके चेहरे पर जा-बजा अपने लबों का लम्ब छोड़ता हुआ उससे सवाल करने लगा। अगर आप कहें तो आपके दिल में चौकड़ी लगाकर बैठ जाती हूँ। वो शरारत से इसके दिल के मकाम पर अपने रब रखते बोली तो सनान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझ पर कितना यकीन करती हो? इसके नाजुक वजूद के गिर्द अपनी बाहें इसके नाजुक वजूद को अपने गिर्द बाहें फैलाते हुए वैसे सवाल करने लगा। मुझे खुद से ज़्यादा आप पर यकीन है। मेरे वालिदैन ने मुझे आपके निकाह में दिया और मेरे वालिदैन का फ़ैसला कभी गलत नहीं हो सकता। और अब सिर्फ़ निकाह का रिश्ता नहीं, मेरा आपके साथ दिल का रिश्ता है, जज़्बात का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है और ये सारे रिश्ते मुझे आप पर यकीन करने पर मजबूर करते हैं। इसके लबों का लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करते हुए वो बंद आँखों से अपने ख़यालात बयान करने लगी। हमेशा करोगी ना? वो सवाल कर रहा था। आपको शक है तो आज़मा लें, किस बात पे यकीन करना है बताएँ? आप जो कहेंगे वही सही है, मुझे यकीन है। बंद आँखों से बोली लाइट बल्ब की रोशनी में वो उसका मासूम सा चेहरा देखते हुए इसे अपने आप में कैद कर गया था। बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे ज़रनीश, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा अब मैं कभी भी। तुम जान हो मेरी। लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता है कि जल्द तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ-साथ सनान शाह भी ख़त्म हो जाएगा। उसे देखते हुए बेहद उदासी से बो रहा था, जब अचानक ही ज़रनीश ने इसके लबों पर अपना नाज़ुक सा हाथ रख दिया। अल्लाह ना करे क्यों ऐसी नाउम्मीदी की बातें कर रहे हैं, न जाने क्या-क्या सोचते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा और कभी नहीं होगा। इसके सीने पर अपना हाथ रखती हुए सख्ती से बोली तो सना ने इसे खुद से लगाते हुए इसके माथे को चूमा और खुद भी आंखें बंद कर गया। आसान नहीं था जर्निश को कुछ भी बताना। वो नाजुक सी लड़की टूट कर बिखर जाती और शायद सनान शाह इसे कभी भी जोड़ ना पाता। यह एतबार का रिश्ता था और वो इस रिश्ते को ख़राब नहीं होने दे सकता था। इसे ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर हैंडल करना था। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी जर्निश को कुछ नहीं बता पा रहा था। जर्निश इसे छोड़ जाए ये ख्याल भी इसके लिए सुहाने रूह था। इसे खोने के ख्याल से वो डरने लगा था। इसे चंद दिनों में ही इतनी ज़्यादा चाहने लगा था कि इसे दूर होने का ख्याल भी इसे डरा गया था। वो इसे कुछ भी नहीं बता पाया था, लेकिन वो चुप भी नहीं रह सकता था। इसे कुछ ना कुछ करना था। न जाने हकीकत जानने के बाद ज़नीश इस किस तरह से रिएक्ट करेगी, लेकिन अब वक़्त आ गया था वो इसे सब कुछ सच बता दे और वो इसे कल ही सब कुछ बता देना चाहता था। इसने कल भी नहीं बताना और हमारे नॉवल ने लंबा हो जाना है। कल वो इसे अपने साथ इसी पहाड़ी पर लेकर जाने वाला था जहाँ यहाँ आने के बाद वो सबसे पहले गए थे। जनिश को वो जगह बेहद पसंद थी। इसने सोचा वहीं जाकर इसे सब कुछ बताएगा। वक्त और हालात के साथ वो इसे अपनी सारी सिचुएशन बताएगा। तो इसे यकीन था जनिश इस पर ज़रूर यकीन करेगी। इसने सोच लिया था कि इससे कुछ भी नहीं छुपाएगा, क्योंकि इसे यकीन था कि सारे मामले में वो बेकसूर था। वो तो इसके इस सब के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। वो सिर्फ मुस्कान की मदद करना चाहता था, क्योंकि अपनी वजह से वो किसी लड़की को यूं बेगुनाह मरते नहीं देख सकता था। मुस्कान की खातिर इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, क्योंकि वो इसका इस गुनाह का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, जिस गुनाह का हिस्सा वो लोग इसे बनाना चाहते थे। लेकिन तब इसे अंदाज़ा न था कि मुस्कान बाद में ये सब कुछ करने पर आ जाएगी। क्या कर रही हो उधर? क्या कर रही हो उधर? क्यों बार-बार ब्लैंकेट खींच रही हो? इसकी आँख तीसरी बार खुली थी और वो पूरे यकीन से कह सकता था कि दर जाग रही है और ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। बार-बार ब्लैंकेट इसके ऊपर से खींचकर उतार देती और खुद पर लपेट लेती थी। 3 बार आरामशाही इससे लेकर खुद पर डाल चुका था, लेकिन हर बार खींचे जाने पर इसने उठकर अलमारी से दूसरा ब्लैंकेट निकाला, लेकिन शायद दर को ये भी मंज़ूर न था। अभी थोड़ा वक़्त ही गुज़रा था कि दूसरा ब्लैंकेट भी वो खींच चुकी थी, जिस पर दराम को मजबूरन आवाज़ उठानी पड़ी। क्या है दराम साई, क्यों तंग कर रहे हैं? मुझे आधी रात को सुकून से सोने देना। मुझे एक तो ये ब्लैंकेट इतनी छोटी-सी है, ये तो मुझ पर भी पूरी नहीं आती और आप भी इसमें आ रहे हैं, कैसे गुज़ारा होगा हम दोनों का? वो फुल मासूमियत से इसे देखते हुए नींद से भरी आवाज़ में बोली, जानम साईं, मैं दूसरी निकाल कर लाया था और खैर से इतनी बड़ी है कि हम दोनों इसमें आसानी से कवर हो जाते हैं। इसकी मासूमियत पर वो इसे घूरते हुए बोला, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ये सारी बहस हम सुबह करेंगे। इस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही है। वो खुद पर दोनों ब्लैंकेट अच्छी तरह से डालते हुए इसे ठेंगा दिखा गई थी। मतलब ये है कि तुम मुझे सर्दी में मारना चाहती हो? वो बेड पर लेटते हुए से सवाल करने लगा, जिस पर वो खिलखिलाई थी। इतनी भी सर्दी नहीं है कि कोई इस सर्दी में मर जाए, और वैसे भी आपने मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाए थे ना, अब भुगते हैं सज़ा। वो दांत दिखाते इसे काफ़ी मासूम लगी थी। अच्छा तो ये बदला लिया जा रहा है, अच्छी बात है, ले लो बदला। मेरा क्या जाता है, मैं तो बगैर ब्लैंकेट के भी सो जाऊंगा। वाकई आज इतनी सर्दी नहीं है और कमरे में हीटर भी चल रहा है, तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन गोलगप्पे लेकिन गोलगप्पे नामी चीज़ तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। वो उसे धमकी देते हुए आँख बंद कर गया था, दर ने इसे घूर कर देखा था, लेकिन इसके घूरने की परवाह ना दराम शाह ने पहले की थी और ना ही आज। वो यूं ही आंखें बंद करके आराम से पड़ा था, जबकि दर घूरे जा रही थी। मैं इतनी आसानी से आपको माफ़ नहीं करूंगी और ना ही सोने दूंगी। दराम साईं उसका हाथ चेहरे से हटाते बेहद गुस्से से बोली थी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो।
वो करवट बदलता इसे चैलेंज कर गया था, जिस पर डर गुस्से से मुठ्ठियां भींचती से बेड से नीचे धक्के देने लगी। बेवकूफ़ लड़की, ये क्या हरकत है? इसके मुक्कों की बरसात इससे खुद को बचाता वो पीछे हटा, जबकि इसके पीछे हटने पर डर होश ही नहीं बनती। इसे बेड से ही नीचे धक्का देकर गिरा चुकी थी। अपने गिरने पर वो उसे घूरते हुए सख्ती से बोला, जिस पर डर ने अपने दोनों हाथ झाड़े थे, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, और सुकून से बेड पर लेट गई। अब आप बेड पर वापस अभी आ सकते हैं जब आप मुझे गोलगप्पे खिलाएंगे। अगर नहीं खिला सकते तो फिर आदत भी नहीं लगानी चाहिए। वो इसे पीछे हटती करवट लेकर ऊंची आवाज में बोलती, बेवकूफ़ लड़की, अंधेरा हो रहा है और बारिश भी, इसलिए जल्दी जाने के चक्कर में तुम्हें मना किया था। तुम जानती हो रोड कितनी खराब थी, होटल का रास्ता कितना अजीब और गरीब है, और मैं वहाँ किसी मसले में नहीं पड़ना चाहता था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस छोटी सी बात को इतना बड़ा रंग दो। यार, गोलगप्पों के लिए कौन अपने शोर को बेड से नीचे तक देता है? इसकी इतनी ज़रा सी बात को दर कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले गई थी, और दराम को भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि दर गोलगप्पे इतने ज़्यादा पसंद आ जाएंगे। वो तो इनके लिए सचमुच में दीवानी हो गई थी। पहले की आज़ाविश बीबी कम थी, गोलगप्पे के पीछे पागल के इसकी बीवी भी इन्हीं चक्करों में लग गई थी। दर मैं बेड पर वापस आ रहा हूँ यार, मैं नीचे नहीं सो सकता। इसकी नाराज़गी को समझते हुए खुद ही वापस बेड पर नहीं आया था। वो नहीं चाहता था कि दर को ये लगे कि इसके नाराज़गी दराम के लिए कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए वही कालीन पर ही काफ़ी देर लेटा रहा। लेकिन अब जब दर की तरफ से काफ़ी देर से कोई जवाब ना आया तो उसे मुखातिब करने लगा, लेकिन इसकी तरफ से अभी से कोई जवाब ना मिला तो वो काफ़ी देर से इसे तंग कर रही थी। कभी इस पर अपनी टांगें रखती तो कभी हाथ पैर मारती, और फिर ब्लैंकेट ही लेकर इसे बेड से नीचे गिरा दिया, और अभी से कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। शायद वो सो गई थी। तो राम ने सोचा इसे बेड पर चलना चाहिए, लेकिन नहीं, इसकी ये मासूम नाराज़गी तो राम के लिए बेहद अहम थी। वो आहिस्ता से बेड से तकिया खींचता वहीं कालीन पर लेट गया। अगर किसी को पता चल गया कि अपने इलाके का सरदार अपनी बीवी की नाराज़गी के डर से वे यूं कालीन पर जन्ममुरीति की अलग रकम तहरीर कर है तो क्या गुजरती इसके गांव वालों पर। इसने सोचते हुए आंखों पे हाथ रखते आंखें बंद कर ली थी, जब थोड़ी देर बाद इसे अपने सीने पर दर का असर महसूस हुआ, और साथ ही इसके ऊपर ब्लैंकेट पड़ी थी। इंतराम ने बिना आंखें खोले मुस्कुराते हुए इसे खुद में भींच कर इसके माथे पर अपने रब रख दिए। माफ़ नहीं किया मैंने, कल ही गोलगप्पे खिलाने के लिए लेकर चलेंगे, वो उंगली दिखाती बोली। तो दराम ने इसकी उंगली थाम कर अपने लबों से लगाई। पक्का वादा मेरी जान, अब बेड पर चलें? वो दिलकशी से मुस्कुराता इससे पूछने लगा। नहीं, यहीं पर ठीक है। इसके गिर्द अपना बाजू लपेटती हुई वो उसके सीने पर अपना सर रखकर बोली। तो दराम को इसकी ये अदा बेहद भाई थी। सारा दिन सोच सोच कर आखिर तंग आ गई थी। इसे कोई आइडिया ना मिला था ट्रिप पर जाने का, और दूसरी तरफ इसकी सहेली लैंडलाइन पर इसे कॉल कर डाली थी, और फिर इसका खूब सारा मजाक भी उड़ाया था। इतना सारा मजाक बनवाने के बाद इसने फैसला कर लिया था वो साई साई की डील को एक्सेप्ट कर लेगी। वो काफ़ी देर इसका इंतज़ार करती रही, ना ये ना हो कि वो घर ही ना आए, और अगर ऐसा हुआ तो इसकी तो और भी ज़्यादा बेइज्जती होगी। नहीं नहीं अल्लाह जी, प्लीज़ इन्हें भेज दीजिए, और जल्दी, और प्लीज़ जल्दी भेज दीजिएगा ताकि मेरा काम हो जाए और कोई भी मेरा मजाक ना उड़ा सके। काफ़ी देर का इंतज़ार करने के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में भी चक्कर काट काट कर इसके पैरों में दर्द होने लगा था। जब घड़ी के जब घड़ी ने रात के 12 बजे और साथ ही बाहर गाड़ी खड़ी खड़ी होने की आवाज़ आई। या अल्लाह, इनमें कोई जिन भूत तो नहीं रहता? हमेशा भूत वाले वक्त पर एंट्री मारते हैं। खैर, ये सारी बातें मैं बाद में सोचूंगी, पहले मैं इन्हें खाना देती हूँ और फिर इनकी डील को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन इस अंदाज में कि इन्हें लगे कि मैंने बस इनकी बात रख लिया, वरना मुझे कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी, ना ही कोई शौक़ है ट्रिप पर जाने का। वो तो बस इन्होंने मुझे डील दी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे कबूल करके ट्रिप पर चली जाऊँ, वरना बाबा साहब के इनकार करने के बाद कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी इसे सिफारिश की। वो तो इनकी बात की पूरी फर्माबरदारी से कबूल कर चुकी थी, और वो इतनी छोटी इतनी इतनी अच्छी बेटी थी, अपने बाबा सही की बात कैसे टाल सकती थी। इसने अपनी गर्दन अकड़ाकर अपना प्लान सोचा और फिर नीचे की जानिब चलती। गाड़ी की आवाज़ आ गई थी ना, तो फिर खुद ही चलकर नीचे क्यों नहीं आई? जानती हो इस वक्त कितनी भूख लगी होती है? कभी अपनी सोचों की दुनिया से बाहर भी निकल आया कर। उसने किचन में कदम रखा तो साय खुद ही फ्रिज से खाना निकालने में मसरूफ था। शायद इसे आज कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी, जबकि रोज़ की तरह सिगरेट इसकी उंगलियों में दबा हुआ था। नहीं नहीं साई साई, वो नीचे आ रही थी ना, मुझे आपकी डील की याद आ गई, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी कोई फैसला कर लेती हूँ। आप सोचेंगे ज़रूर, आप पूछेंगे ज़रूर, तो अगर मैंने ये कह दिया कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा तो कितना अजीब लगेगा ना। इसीलिए मैंने इसको सोचने में थोड़ा वक्त ज़ाया कर दिया। वो खासे मकरूर आना अंदाज में बोली, खुद ही इसके लिए खाना गर्म करने लगी। नहीं, अब तुम्हें इस पर वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। इंसान को ज़िंदगी में और भी काम होता है, अपना दिमाग इन फजूलियात पर मत लगाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि इस डील का एक मुकर्ररा वक्त है और तुम अपना वक्त ज़ाया कर चुके हो। अब वो डील मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए तुम्हें भी अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। 3 दिन के बाद तुम्हारा कॉलेज वापस स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।
और ये पेपर हो जाए तो मैं रुखसती की बात करूँगा, और तब तक खाना ठीक से बनाना सीख लो, वरना किसी न किसी चीज़ में नमक तेज़ कर देती हो। मुझे बीवी चाहिए थोड़ी सुलझी हुई, लेकिन उलझा उलझा हुआ मैं खुद हूँ। वो उसके बेहद करीब खड़ा अपनी बातें करते हुए इसकी जाने मुड़ा। इसके बालों के लटकों उँगलियों से लपेटते हुए वास्ते से इसके कान के पीछे करता वो उसे घबराहट में मुब्तला कर गया था। लेकिन दिल इसे अपनी बेहद करीब महसूस करते हुए सरगोशीनुमा आवाज़ में बोली तो साए-साए की घनी मूँछों तले अनाबी लब पर मुस्कुराहट आकर गायब हुई थी। अब डील नहीं, रुखसती होगी जानेमन। तुमने अपना वक़्त बर्बाद किया है। मैंने कहा था ना, ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है। इस बार बाकायदा दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन आपने तो कहा था ये नशा। वो इसे बोलते देखकर काफ़ी परेशान हो गई थी। इसकी साड़ी अकड़ निकल गई थी। कतरा-कतरा नशा करने से बेहतर है कि बंदा एक बार फुल डोज़ लेकर मदहोश हो जाए। और वैसे भी कुछ नशे मुकम्मल करने में मज़ा आता है, और मैं इस नशे को मुकम्मल करना चाहता हूँ। इसकी थोड़ी को अपनी उँगली से ऊपर करते हुए अंगूठे से इसके नाज़ुक गुलाबी लबों को छूता खुमार आलूद आवाज़ में बोला। इसका बहकता लहज़ा इसे घबराहट में मुब्तला कर रहा था। इसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह सनसनाई थी। वो लरज़ कर इससे दूर हटी थी। चेहरा जैसे खून छलकने को था। इसका घबराया-घबराया सा रूप साहिर-साहिर आँखों से अपने दिल में उतार रहा था। इसका मतलब मैं ट्रिप पर नहीं जा सकती? वो नज़रें ज़मीन पर गाड़े से सवाल करी थी। अब हम सीधा हनीमून पर जाएँगे मासूम लोमड़ी, वो बेहद दिलकशी से बोला। अब खाना खा लीजिएगा, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। वो प्लेट मेज़ पर रखते हुए जल्दी से किचन से भाग गई थी, जबकि साहिर की कहके की आवाज़ इसे सीढ़ियों चढ़ते हुए दूर तक सुनाई थी। जबकि इसकी आवाज़ सुनते ही जाविद के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई थी। तुमने बात की अपनी बेटी से समरा? मैं तुम्हें कितने दिन से कह रहा हूँ, लेकिन मजाल है जो तुम मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? बहन हमें सड़क पर लाने का सोच रहा है। इसे किसी भी हालत में नूर से बात करनी है। तुम क्यों नहीं समझ रही इस बात को? बहन हमारा जीना हराम कर देगा। क्या तुम्हारी नज़र में इस बात की कोई वैल्यू नहीं? क्या तुम ये घर, ये गाड़ियाँ, ये ऐशो-इशरत वाली ज़िंदगी छोड़कर इस जेल के तहखाने में रह पाओगे? नहीं ना? तो फिर कुछ करो, इससे पहले कि वो बहन हम पर फ्रॉड का केस करके हमें अंदर करवा दे। अपनी बेटी से बात करो। अगर तुम्हें इसकी मिन्नतें भी करनी पड़े तो करो। लेकिन सिर्फ़ एक बार इसको कहो कि बहन से बात कर ले। अगर इसने बहन से बात नहीं की तो बहन पागल हो जाएगा, और मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। ऊपर से तुमने इतनी कहानियाँ बना दी है कि वहाँ नूर पर पता नहीं कौन-कौन से ज़ुल्म-सितम हो रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि वो बेवकूफ़ लड़की अपने शौहर के साथ हनीमून पर जा चुकी है। जैसे तुम वैसे तुम्हारी बेटी। तुम भी आ गई थी शर्मा शाह की बातों में और इसे मोहब्बत कर बैठी थी, और अब तुम्हारी बेटी भी ऐसी ही निकली। चार लोग क्या चार लोग क्या देख लिए, खुद से मोहब्बत जताने वाले इन्हीं की होकर रह गई है वो। मैं कह रहा हूँ समरा, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा साथ नहीं देगी। वो बदल गई है। वहाँ जाकर माइक टेंशन से पागल हो रहा है, जबकि समरा कुर्सी पर बैठी इसकी बातें सुनते मुसलसल दराम शाह के नंबर पर फ़ोन करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। कॉल्स जा तो रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। समरा ने तंग आकर फ़ोन रख दिया था। तो मैं क्या करूँ माइक, मुझे बताओ? पाकिस्तान चली जाऊँ, वहाँ जाकर नूर की मिन्नतें करूँ, तरले करूँ कि बहन से बात कर ले? अगर इसने बहन से बात नहीं की तो हम बर्बाद हो जाएँगे, हम जेल चले जाएँगे। तो होगा क्या लगता है फिर क्या होगा? क्या लगता है तुम्हें, जब तुम्हारी बेटी को पता चलेगा कि मैं सिर्फ़ अपने मदद के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो क्या वो मेरे साथ यहाँ आएगी, मेरी बात मानेगी, मेरी मदद करेगी और तुम्हें बचाएगी, जिसने महज़ 14 साल की उम्र में इसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की थी? अगर मैं खामोश हूँ तो मुझे खामोश रहने दो माइक। बार-बार मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। जितनी टेंशन में तुम हो, उतनी ही टेंशन में मुझे भी है। इस मामले में मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे लिए भी ये मुश्किल वक़्त है। वो फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताओ मुझे? क्या तुम कुछ कर सकते हो इस मामले में? नहीं ना? तो सुकून से मुझे दराम के फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने दो, क्योंकि जब तक वो जाहिल गँवार फ़ोन नहीं उठाएगा, तब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता। एक तो मेरी बेवकूफ़ बेटी ने वहाँ जाकर फ़ोन तक बंद कर दिया, और अब मुझे इससे बात करने के लिए इस 2 कौड़ी के आदमी के फ़ोन उठाने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। और ऊपर से तुम मुझे अलग टेंशन दे रहे हो। इसके अंदाज़ पर वो चिल्लाते हुए बोली। इसके चिल्लाने पर माई खामोश होकर कुर्सी पर बैठ गया, बिल्कुल किसी हारे हुए जवारी की तरह। सर बहुत इसने अपने सर बहुत बड़ी मुसीबत डाल ली थी। इतने सालों से वो बहन को बेवकूफ़ बनाकर इसे लूट रहा था नूर के नाम पर, और जब बहन इसके लिए पूरी तरह पागल हो चुका था, समरा ने अनजाने में दौलत की लालच की खातिर नूर को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी, और अब खुद बुरी तरह फंस गई थी। वो मेरी बेटी है माइक, मैं इसे हैंडल करूँगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे वापस ले आऊँगी, तुम परेशान मत हो। मैं इस मसले का हल निकालूँगी। वो उसके पास बैठते हुए इसे समझाने वाले अंदाज़ में बोली, नहीं समरा, मुझे यकीन है वो वापस नहीं आएगी। वो इन लोगों की मोहब्बत को छोड़कर वापस नहीं आएगी। तुम भी हार गई हो इन लोगों के सामने। वो तो तुम्हारी तुम भी हार गई थी इन लोगों के सामने। वो तो तुम्हारी बेटी है। इन रिश्तों के लिए, इस तवज्जो के लिए वो सारी ज़िंदगी तरसती रही है। तुम्हें लगता है
ये सब कुछ छोड़ कर तुम्हारे पास वापस आएगी, जहाँ इसे कभी ममता का लम्स भी नहीं मिला। वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा तो समरा ने शातिराना मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। तुम मुझे नहीं जानते माइक, इतने सालों के बाद भी तुम मुझे नहीं जान पाए। अफसोस है, मुझे समरा हूँ मैं। माइक और नूर मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को वापस बुलाऊंगी, वो वापस ज़रूर आएगी, यकीन करो। वो इसे देखते हुए बोली। तो माइक ने हाँ में सर हिलाए। से यकीन था समरा इसके पास ज़रूर कोई ना कोई बड़ी वजह मौजूद है, जिससे वो कैसे भी करके नूर को वापस लंदन बुलाएगी। और इसे इसी चीज़ का इंतज़ार था कि कब नूर वापस आती है और अपना मतलब पूरा करते हैं। इसकी आँख खुली तो इसे सबसे पहले अपने बेहद करीब नींद की वादियों में कोई अपनी बीवी को देखा, जो हमेशा की तरह अपना एक हाथ अपने गाल के नीचे और दूसरा इसके सीने पर रखे गहरी नींद में सो रही थी। इसके चेहरे की मासूमियत देखते हुए धराम सिंह के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। इसके माथे पर बोसा देते हुए वो आहिस्ते से इसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में भरता इसे बेड पर ले आया था। गोलगप्पे, वो इसे बेड पर लेटा था, खुद फ्रेश होने चला गया, जब अचानक डर ने इसका कॉलर थाम कर नींद भरी आवाज में से याद दिलाया। इसकी आवाज़ पर इसका दिल चाहा कि वो कहका लगा उठे। इतनी दीवानी, वो भी गोलगप्पों के लिए। इसे बहुत हंसी आई थी, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए इसने ऐसे से इसका हाथ अपने कॉलर से हटाकर इसके सीने पर रखा। जानम सही खिला दूंगा, वादा किया है। अब इतना भी बुरा नहीं हूं कि तुमसे वादा खिलाफी करूं, वो दिल फरेब अंदाज में कहता हुआ इसका नर्म और मुलायम गाल को लबों से छूता फ्रेश होने चला गया। तराम वापस आया तो दर एक बार फिर से गहरी नींद में उतर चुकी थी। वो उसे जगाए बिना अपने लिए कॉफी का ऑर्डर देता खुद बालकनी की तरफ खड़ा कर बालकनी की खिड़की पर आ गया था। जब इसे अपने फ़ोन का ख्याल आया, वो जब से यहाँ आया था इसका फ़ोन मुसलसल साइलेंट पे था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी इसे डिस्टर्ब करे। वो अक्सर अपना फ़ोन सुबह ही चेक करता था, खासकर इन पिछले 16 दिनों में इसने अपने फ़ोन का इस्तेमाल तकरीबन छोड़ दिया था। वो जब से यहाँ आया था फ़ोन जैसे गैर ज़रूरी सी चीज़ थी। सुबह उठने से पहले वो जिस से भी बात करना चाहता कर लेता था। दर के जागने के बाद इसका फ़ोन भी दर के ही कब्जे में रहता था, और इसी दौरान वो अपने फ़ोन का कॉलिंग सिस्टम बंद कर देता था ताकि कोई भी कॉल ना आए। लेकिन पिछले 4 दिन से मुसलसल एक बाहर के नंबर से कॉल आ रही थी। इसे यकीन था कि कॉल करने वाली समरा ही है, और यकीनन वो दर से बात करना चाहती थी, क्योंकि 3 दिन पहले जब इसने घर फ़ोन किया तभी हमने चची साई ने बताया था कि उन्होंने समरा को इसका नंबर दिया है ताकि वो नूर से बात कर सके। लेकिन इसने दर को ये बात बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा था। वो हरगिज़ इसे इसकी माँ से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन इसकी माँ का जो मकसद था वो पूरा भी नहीं होने दे सकता था। इसलिए वो बहुत मोहतात था इस मामले में। इसने फ़ोन उठाया तो रोज़ की तरह आज भी इसके फ़ोन पर बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। वो इन्हें नज़रअंदाज करता फ़ोन पर अपने ख़ास मुलाजिम को कॉल करके इसे काम के बारे में बात करके फ़ोन एक बार फिर से बंद करने लगा था कि समरा का नंबर जगमगाने लगा। इसने एक नज़र बेड की जानिब देखा, जहाँ दर होश व हवास की दुनिया से बेखबर अपने ही ख्वाबों के जहां में खोई हुई थी। इसने बालकनी का शीशा बंद करते हुए फ़ोन कॉल अटेंड किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कहें क्या कहना चाहती हैं आप? काफ़ी दिन से देख रहा हूँ मैं आपकी कॉल्स को, खासी बेकरारी है आपको मुझसे बात करने की तो की कर लीजिएगा। उठा लिया मैंने फ़ोन, कॉल मैसेजेस भी आए हुए थे आपके कॉल और मैसेजेस भी आए हुए थे आपके, माजरत रिप्लाई करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि इस वक्त मैं काफ़ी मसरूफ़ था। वो और डिस्टर्बेंस मुझे पसंद नहीं है। वो बिना ही खैर आफियत दरियाफ्त की अपने मखसूस लहजे में इनसे मुखातिब हुआ। मुझे तुमसे नहीं, अपनी बेटी से बात करनी है, बात करो मेरी नूर से। इसकी आवाज़ सुनकर समरा चिल्लाते हुए बोली। एक तो इसका लबो लहजा इसे आग लगा गया था, और फिर ये बात कबूल करना कि वो जानबूझकर इसे नज़रअंदाज कर रहा था, इसे बुरी तरह से खुलाया गया था। एक बार फिर से माजरत, मेरी बीवी इस वक्त सो रही है और मैं इसे किसी कॉल के लिए डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और आपको जो भी बात करनी है बाद में कर लीजिएगा। हम वैसे भी 2 हफ्ते बाद वापस चले जाएंगे, तो इसके पास इसका अपना फ़ोन होगा, कर लीजिएगा अपनी 1 महीने की इकट्ठी की हुई सारी बातें। इसके चिल्लाने पर राम ने काफ़ी रिलैक्स अंदाज में जवाब दिया था। मुझे शट अप, तुम अनपढ़ गँवार आदमी, मुझे बताओगे कि मेरी बेटी से मुझे कब बात करनी है और कब नहीं? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे इस लबो लहजे में बात करो, जाहिल आदमी। इसके अंदाज पर समरा इस पर चढ़ दौड़ी थी। आपकी निगाहों में जाहिल और गँवार कौन होता है मैं नहीं जानता, लेकिन आपके जाहिराना अंदाज और आपकी गुफ्तगू के लिए अल्फाज का चुनाव आपको अनपढ़, गँवार और जाहिल ज़ाहिर कर रहा है। मोहतरमा, मेरी नज़र में 4 जमातें पढ़ लेने से 4 अल्फाज अंग्रेज़ी के रट लेने से कोई एजुकेटेड नहीं होता, और मेरी औकात ये है कि मैं आपकी बेटी का शौहर हूँ, और यकीनन ये चीज़ आपकी निगाहों में कोई अहमियत नहीं रखती, और ना ही मुझे इससे रिश्तेदारियाँ बनाने का कोई शौक़ है। और मेरे ख्याल से किसी को औकात का सर्टिफिकेट देने वाली आप कोई नहीं होती। इसीलिए अगली बार मुझसे बात करते हुए अपना लहजा और अंदाज बेहतर कीजिएगा, वरना इस तरह के लबो लहजे वालों को दराम से मुंह लगाना पसंद नहीं करता। आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बीवी की वालदा हैं,
लेकिन अगली बार मैं इस बात का लिहाज नहीं करूँगा। खुदा हाफ़िज़। वो समरा को बोलने का मौका दिए बिना फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि समरा बंद फ़ोन को घूरे जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम सनान शाह, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ सुनकर यकीनन ठीक तो नहीं होंगे। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि 9 दिन गुज़र चुके हैं और कल मैं आ रही हूँ सबूतों के साथ आपकी बीवी के पास। कल मैं इसे ये सब कुछ बता दूँगी, आपके और मेरे रिश्ते की हकीकत, इसके बारे में सब कुछ। फिर आपसे किसी किस्म की कोई शिकायत मत कीजिएगा मुझसे। फ़ोन से आती मुस्कान की आवाज़ इसे बेहद गुस्सा दिला गई थी, लेकिन अफ़सोस ये कि वो कुछ नहीं कर सकता था। वो होटल में बैठे खाना खा रहे थे जब इसका फ़ोन बजा। अपने फ़ोन पर मुस्कान की कॉल आते देखकर सनान बाहर आ गए थे। सज़ा दे रही हो तो मुझे मेरी नेकी का मुस्कान, ये सज़ा दे रही हो तो मुझे मेरी नेकी की मुस्कान। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने अपने सारे ख़ानदान से छुपकर तुमसे निकाह किया। तुम्हें जालिहाना रिवाज से बचाने के लिए मैंने अपने पूरे ख़ानदान से इतनी बड़ी हकीकत छुपाई। और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो, क्या गलती है मेरी मुस्कान की? मैंने तुम्हारी मदद का सोचा। वो इसे इस वक्त की याद दिला रहा था जब मुस्कान का सारा खानदान इसका कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन सिर्फ सनान ही था जो इसके लिए आवाज़ उठाकर इसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ा था। वरना इसकी ऐसी क्या मजबूरी थी किसी अनजान लड़की के लिए अपने सर पे यह मुसीबत डालकर इसकी मदद करना चाहता था। सिर्फ इसकी जान बचाने की खातिर इसने बिना सोचे समझे इसे निकाह किया था। बस करें सनान शाह, और कितना एहसान जताएंगे मुझ पर। रोज़ रोज़ आपकी सारी बातें सुन सुनकर पक गई हूँ, और कोई बात करें। हर रोज़ आपका ये एहसाननामा सुन कर अब बोर हो गई हूँ, और मैं, अगर आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर ही दिया है तो सिर्फ़ एहसान ही रहने देते। क्यों आपने अपने कदम मज़ीद आगे बढ़ाए? मत भूलिए, अगर आपने मुझ पर एहसान किया था, मुझसे निकाह किया था, तो इससे आगे के मराहिल भी आपने खुद ही तय किए थे। ना आते आप मेरे पास, ना देते मुझे बीवी के हकूक़, तो कभी अपने लिए आवाज़ ना उठाती। लेकिन अगर आपको लगता है कि निकाह में रहने के बावजूद भी मैं आपकी रखेल बन रही हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। निकाह किया है आपने मुझसे, अगर आप अपनी हवस मुझसे पूरी कर सकते हैं तो मुझे पूरी दुनिया के सामने अपना नाम भी दे सकते हैं, और अब ऐसा ज़रूर होगा, आप मुझे अपना नाम ज़रूर देंगे। अगर आपने मुझे अपना नाम ना दिया तो सिर्फ़ आपकी बीवी के सामने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने नश्र कर दूँगी कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। और सबूत तो मेरे पास पहले ही मौजूद है, और इन सबूतों में एक और सबूत का इज़ाफ़ा हो गया। और यकीन करें, सिर्फ़ इस सबूत के लिए मुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, वरना शायद मैं खामोशी से आपके साथ एक घुटन भरी ज़िंदगी जी लेती। लेकिन फिर भी आपने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ सनान, आप मेरे शौहर हैं, मेरे लिए बेहद अहम हैं, और आपसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं ज़निश को कबूल कर लूँगी, बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि ज़निश आपसे तलाक लेने के बारे में ना सोचे। मैं इसे समझाऊँगी कि हमारा मज़हब तो 4 बीवियों की इजाज़त देता है, और आपने तो सिर्फ़ 2 ही की हैं। आप मोहब्बत करते हैं ना इससे, और आपके लिए बेहद अहमियत रखती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर वो आपकी दूसरी बीवी बनकर आपके साथ रहती है, मैं इसे समझूँगी कि वो आपको छोड़कर ना जाए। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकती। मुझे कोई मतलब नहीं है आप दोनों के आपसी ताल्लुकात से। मैं आपसे कुछ नहीं माँगती सनान, कभी नहीं माँगूँगी। मेरी ज़िंदगी जैसे गुज़री है मुझे कबूल है। मुझे सिर्फ़ आपका नाम चाहिए, दुनिया के सामने अपनी पहचान चाहिए। आप मुझे सिर्फ़ अपनी बीवी कबूल करके मुझे अपना नाम दीजिए, फिर सारी ज़िंदगी ज़निश के साथ गुज़ारें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं कभी आपको से कुछ नहीं माँगूँगी, मेरा वादा है आपसे, बस एक बार। नहीं कर सकता मैं ऐसा कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुस्कान, तुम नहीं जानती, जब मैं तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर कबूल करूँगा तो हमारे आपसी ख़ानदानी ताल्लुकात बिगड़ जाएँगे। मैं तुमसे किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, और ना ही मैंने आज तक तुम्हारी तरफ कोई कदम बढ़ाया है। मैं नहीं जानता कि इस दिन हमारे बीच में जो कुछ भी था जो हुआ कुछ भी हुआ भी था या नहीं, मेरा रिश्ता सिर्फ़ मेरी बीवी ज़रनिश के साथ है, और मैं ज़रनिश के अलावा अपनी बीवी के तौर पर इस दुनिया में किसी औरत को कबूल नहीं करूँगा। वो उसकी बात काटते हुए समझाते हुए बोला, तो आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ सनान? आपको लगता है मैं इतनी बड़ी बात आपसे झूठ बोलूँगी? आपने इस रात ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ, मेरे हालात आपके सामने थे, आप खुद हॉस्पिटल लेकर गए थे। मुझे कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ़ 3 महीने ही गुज़रे हैं। आपने माफ़ी माँगी थी मुझसे, आपने कहा था कि आप बहक गए थे नशे में। आपने कहा था अब गलती हो गई, और आप ही मेरे। बस करो मुस्कान, वो सब कुछ मैंने तुम्हें इस सिचुएशन से निकालने के लिए कहा था। मैं नहीं जानता, और ना ही मुझे इस रात के बारे में कुछ याद है। आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट मेरे पास है, और सबूत के तौर पे कल जैनिश को दिखाऊंगी। वो गुस्से से कहती फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि इसकी इस हरकत ने सनान को अच्छा खासा गुस्सा दिला दिया था। जो दिल में आए करो, लेकिन इस दुनिया की कोई भी ताकत अब मुझे मेरी जर्निश को मुझसे दूर नहीं कर सकती। कि- क्या कुछ नहीं किया मैंने जर्निश को क्या कुछ नहीं किया मैंने ज़निश को हासिल करने के लिए, और तुम मुझसे मेरी ज़िंदगी को दूर करोगी, और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? तुमने अभी सनान शाह को जाना ही नहीं। मुस्कान बीबी, अगर सनान शाह से तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे निकाह कर सकता है, तो ज़निश तो मेरी
तो खुद मेरी जान है, बचपन से लेकर जवानी तक एक एक लम्हा मैंने इसे दीवानों की तरह चाहा है, और तुम इसे मुझसे दूर करोगी? तुम सनान शाह की जान लोगे, और सनान शाह तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? ना, 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 कभी भी ना। सनान शाह, क्या कर रहे हैं आप कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अपने कंधे पर जनिश का हाथ महसूस करते हुए वो अपने चेहरे से लम्हों में हर तरह का तासुर गायब करता, मुस्कुराहट से जाते हुए इसकी जानिब बढ़ता। डार्लिंग, कोई बेवकूफ़ सी औरत है, बार बार फ़ोन किए जा रही है, तंग करके रखा है। सॉरी, तुम्हें मेरे लिए इंतज़ार करना पड़ा। चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। इसके गिर्द बाजू हाल करते हुए उसे अपने साथ अंदर लेकर जाने लगा। इस वक्त इसके चेहरे पर किसी तरह की कोई टेंशन, कोई परेशानी ना थी। इस वक्त वो थोड़ी देर पहले वाला सनान शाह से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जी जी बाबा सही, सब ठीक है ना? आप सनान कैसे हैं? आप सुनाएं कैसे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? मैंने सनान साई से बात की आज, वो कह रहे थे कि हम अभी कुछ दिन और यहाँ रहेंगे। वो फ़ोन कान से लगाए दाएं से बाएं घूम रही थी, जबकि दूसरी तरफ बाबा साईं इनसे इनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। हाँ हाँ बेटा सही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और बहुत दवाइयाँ भी वक्त पर ले रहा हूँ। और सना भी तो है ना मेरे पास, तुम्हें तो पता है इन मामलों में वो बिल्कुल लापरवाही नहीं करती। सना है, सानिया, सना है शायद। तुम बताओ मुझे सब, हाँ सना है, सॉरी, सनान की बहन सना ही है। तुम बताओ मुझे सब ठीक है ना? सनान से तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? वो अपनी मेडिसिन मेडिसिन तो और अपनी मेडिसिन तो लेता है ना वक्त पर? वो एक बार फिर से यही सवाल करने लगे। हाँ, कभी कभार लेते हैं, लेकिन अब तो इन्हें अच्छे से नींद आती है तो ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी इन्हें याद दिला देती हूँ। मुझे भी यही लगता है कि अब इन्हें मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो इन्हें बेफिक्र करते हुए बताने लगे, नहीं नहीं जर्निश बेटा, इसकी ज़रूरत है, तुम इसे हर हाल में मेडिसिन दिया करो। मेरा मतलब है कि कोर्स भी मुकम्मल नहीं हुआ ना, डॉक्टर ने 6 महीने का कोर्स बताया था, और मैं फिर मेडिसिन ना लेने की वजह से इसे एलर्जी भी हो गई थी, और मैं नहीं चाहता कि अब मेरे बेटे को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। वो अचानक से इसकी बात काटते हुए बोले, लेकिन फिर संभल कर इसे समझाने लगे, आप फिक्र ना करें बाबा सही, मैं इनका ख्याल रखूंगी और मेडिसिन भी दे दूंगी। वो क्या है, आपने मुझे पहले नहीं बताया कि वो एलर्जी की मेडिसिन है? तो मेडिसिन है, मैं तो यही समझ रही थी कि नींद की टैबलेट्स हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आप फिक्र ना करें, अब मैं लापरवाही हरगिज़ नहीं करूँगी। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए कहने लगी, हाँ इसने सच में जानने की कोशिश नहीं की थी कि सनान कौन सी मेडिसिन रोज़ रात को लेता है। इसके पूछने पर वो इसे यही कहता था कि नींद की गोली है। सनान को बहुत अरसे से नींद की सख्त शिकायत थी। ये तो हमारी तरह है, नींद नहीं आती, जब आती है तो ऐसे नशेइयों वाली आती है, और जब नहीं आती तो बिल्कुल भी नहीं आती। आई डोंट नो व्हाई। फिर भी इसे रात नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल हो रहे थे। नींद पूरी ना होने की वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा था, जबकि सनान बचपन से ही कभी भी चिड़चिड़ा या गुस्से का तेज़ नहीं रहा था। वो अपने ड्रेसिंग को लेकर बहुत ज़्यादा मोहतात रहता था, और ये सब भी इसकी ज़हनी टेंशन की वजह से ही शुरू हुआ था। सारी रात नींद ना आने की वजह से सोचें इसके ज़हन पर सवार हो जाती थी, और वो इस तरह की हरकतें करता था, लेकिन इसके बावजूद भी इसे खुद पर कंट्रोल था। अपने गुस्से को कभी किसी पर ज़ाहिर नहीं करता था, और तनिष को भी इसकी आदत बेहद पसंद थी, और वो अपने मसाइल को अपने हद तक महदूद रखता था। और फिर जब इसकी नींद इसका बड़ा मसला बनी तो बाबा साईं ने इन्हें इलाज के लिए अमेरिका भेज दिया था। जब वो वापस आया तब तक तकरीबन इसकी सेहत पहले से बेहतर हो चुकी थी, और डॉक्टर ने इन्हें 6 माह का कोर्स पूरा करने के लिए कहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कोर्स अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था, इसीलिए वो अभी भी ये मेडिसिन लेता था, क्योंकि मेडिसिन ना लेने की सूरत में वो हर छोटी से छोटी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने लगता था, जो इसके लिए हरगिज़ अच्छा नहीं था। वो नहाकर बाहर निकला तो जनीश बाबा साईं से बात कर चुकी थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप जो मेडिसिन लेते हैं वो ना लेने पर आपको एलर्जी भी हो जाती है? बहुत गलत बात है सनान साईं, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, और मुझे भी आप नहीं रखने देते। अब आराम से यहाँ बैठ जाए, मैं आपको मेडिसिन लेकर आती हूँ। अरे बेगम, जिसके साथ तुम्हारे जैसी हूर परी हो, इसे भला नींद की गोलियाँ खाकर रब की इस नेमत की नाकदरी करनी है? अचानक से इसे अपने करीब खींचते हुए वो अपना भीगा चेहरा इसकी गर्दन में छुपाने लगा। जा बचा इसके होंठों का लम्स अपने गर्दन पर महसूस करते हुए जर्निश से खुद से दूर करना चाहा। सनान से आपको तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है, कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। कभी तो होश के नाखून ले लिया करे। इसके लबों पर अपना नाजुक सा हाथ रखते हुए वो उसकी बेबाक जसारतों को रोकने की नाकाम कोशिश करी थी। ये हाथ पैरों पर इन नाखूनों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक तो तुम्हारी मोहब्बत से है, तुम्हारी सांसों से है, तुम्हारी खुशबू से। और यकीन करो, जब यूँ तुम मुझे खुद के पास आने से रोकती हो ना, तब दिल चाहता है कि कहाँ जाओ तुम्हें। इसके लबों को भी बाकी से अपने लबों से छूता हुआ इसे मजीद खुद में कैद करने लगा। आप
वेजिटेरियन है साईं। इसकी बात पर खिलखिलाते हुए वो बोली तो सनान भी खुलकर हँस दिया। वो सच में वेजिटेरियन था। इसे नॉन-वेज चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ना ही वो इस तरह की कोई चीज़ भी खाता था जिसका मज़ाक घर में सब लोग ही उड़ाते थे, लेकिन इसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, मैं हूँ वेजिटेरियन, लेकिन अगर ये हसीन गोश्त खाने को मिल जाए तो कुछ सोचा भी जा सकता है। इसकी गर्दन पर अपने दाँत रखते हुए इसे डरा रहा था। बड़े आए वेजिटेरियन कहीं के, इसके लबों पर अपना हाथ रखते हुए दूर होती हुई थी कि अचानक से नानसाई ने से उसका हाथ थामकर दोबारा अपने पास किया। वैम्पायर गोश्त नहीं खाते डार्लिंग, खून पीते हैं और तुम्हारा खून तो बहुत मीठा होगा। इसके चेहरे को अपने हाथों की सख्त गिरफ्त में लेता वो उसके लबों पर झुक गया था। वो जैसे-जैसे रफ्ता-रफ्ता इसकी सांसों को पीने लगा, जबकि वो खामोशी से इसकी जिसारतों को महसूस करती इसके बाजुओं में कैद हो चुकी थी। नहीं बेटा, इसमें कोई एतराज़ वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात है कि तुम भी शादी में इंटरेस्ट लेने लगे हो। लेकिन ये अचानक तुमने कैसे सोच लिया कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए? वो इतने सालों से जो तुम कह रहे तो हम तुम्हें कह रहे हैं, इस पर तो तुमने कभी गौर नहीं किया। वापस साइंस के सामने बैठे जैसे सारे के हिसाब किताब पूरे कर रहे थे। हाँ, तो इतने सालों से आप कह रहे थे, अब मैं कह रहा हूँ शादी का तो कल भी करनी है, आज भी करनी है, तो सोचा सबसे पहले ये काम सरअंजाम दे लेता हूँ, बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा। और वैसे भी मैंने तो तभी कह दिया था कि शादी करते हैं आप, जब आपने सिर्फ़ निकाह के बारे में बात की थी और तब आपने कहा था कि कुछ अरसे गुज़र जाने दो, फिर बात करता हूँ इस बारे में। मेरे ख़्याल में अब तो राम साईं की शादी को भी 1 महीना होने को आया है, तो मेरे बारे में भी सोचें। वो उन्हें देखते हुए कहने लगा था, मैंने कहा था 1-2 महीने गुज़र जाने दो, लेकिन मेरे ख़्याल में हमें अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वैसे भी निकाह तो हो चुका है और दूल्हा-दुल्हन एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे, तो काफ़ी ज़्यादा बातें भी बनाते हैं लोग। मैं अदा सही से बात करूँगा इस बारे में, देखता हूँ वो क्या कहते हैं। और वैसे भी सारा सारा भी कह रही थी कि अब सना के बारे में भी बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सारा को गए हुए भी 3 हफ़्ते हो चुके हैं। मेरे ख़्याल में इसका भी तो कोई ना कोई हल निकालना है। सारा आजकल में ही फ़ोन करने वाली है। अदा साईं को वो लोग फ़ोन पर निकाह का काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं और फिर वो चाहते हैं कि सना कुछ अरसे के लिए वहाँ जाकर रहे। निकाह हो जाएगा तो हमें भी कोई मसला नहीं होगा और फिर जब घर में शादी का माहौल बनेगा तो मैं साथ ही तुम्हारी शादी के लिए बात करूँगा। जिस तरह से पहले राम और सनान की खुशियों एक साथ मनाई थी, इसी तरह तुम्हारी और सना की खुशियाँ एक साथ मना लेंगे। क्या कहते हो तुम इस बारे में? वो इसे देखकर पूछने लगे तो साहिल ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, अब देख ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगले हफ्ते से साविश के एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे तो वो पेपर्स में कौन से तीर मारने वाली है, सभी जानते हैं। उसकी पढ़ाई को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं। अगर इस बात पर किसी ने कुछ कहा तो सँभाल लीजिएगा। वो इन्हें देखकर जैसे इनका वाहिद बहाना भी ख़त्म कर देना चाहता था और उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो जानता था कि वो कुछ भी कोई भी कुछ कहे ना कहे, हो सकता है आराम से इस बारे में बात करें। हाँ, चलो पढ़ाई को का तो मैं सँभाल लूँगा, लेकिन तुम फ़िक्र मत करो। वहाँ थोड़ी कमज़ोर है मेरी बच्ची पढ़ाई में, लेकिन मुझे पता है घर गृहस्थी बहुत अच्छी तरीके से करेगी। और देखो तो रोज़ रात को तुम्हारा इंतज़ार करती है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है। मैं तो बहुत खुश हूँ इसके अंदर आई तब्दीली से। वो बहुत खुश होकर इसे बता रहे थे, जिस पर सारे ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, बहुत अच्छे से कर रही है घर गृहस्थी। अगर अगर कल मुझे बीपी हाई का मसला हो गया ना, तो डॉक्टरी भी इसी से करवाइएगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से करेगी, इसने जलकर कहा। जिस पर बाबा सैन का कहका बुलंद हुआ, तुम कभी कुछ भी हो जाया करो इस मासूम से। एक एक तो आधी-आधी रात तक तुम्हारे लिए जागते हैं, लेकिन मजाल है तुम कभी इसकी तारीफ़ ही उम, कर दो। नमक मिर्ची का तो हल्का-फुल्का फ़र्क लगा रहता है। अब इसका ये मतलब तो नहीं ज़िम्मे कि वो ज़िम्मेदार नहीं है। हाँ, ज़िम्मेदार नहीं है, ये अपनी ज़िम्मेदारियों को समझती नहीं है। बाबा साईं ने इसे समझाते हुए कहा, बस, बस ठीक है, अब अपनी बहू की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक करने मत बैठ जाइएगा। ना तो वो खाना अच्छा बनाती है और ना ही किसी काम में सुगड़ है। पता नहीं आगे मेरा क्या हाल बनेगा। इसने सोचे हुए चेहरे पर अपने हाथ फेरे और साथ ही अपनी जेब से सिगरेट की डब्बी निकालने लगे। खुदा के लिए अब आप शर्म मत दिलवाइएगा कि बाप के सामने सिगरेट पी रहे हो। इनके घूरने पर वो इन्हें देखते हुए बोला तो बाबा साहब ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ नहीं कहता मैं, जो दिल में आया करो, लेकिन जाविश के खिलाफ एक अल्फाज मत कहना। तुमसे ज़्यादा अजीज़ है वो मुझे, माशाल्लाह रौनक लगा कर रखती है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे घर की रौनक है और एक तुम हो सड़ी हुई शक्ल वाले, जो हँसकर किससे बात तक नहीं करते, हर वक्त ये फ़ज़ूल मुँह से लगाए रखते हो। बाबा साईं ने जाविश के लिए आवाज़ उठाते हुए इसे भी सुना डाली थी। वाह भई वाह! ये फ़ज़ूलियात हैं और आपकी बहू रौनक, माशाल्लाह बाबा साईं, आप मुझे इस दुनिया में लाने का सबब बने। मैं हूँ आपकी औलाद, वो बहू आपकी, वो इन्हें
वो बहू नहीं है, वो बहू है आपकी, इन्हें याद दिलाया दिला रहा था वो। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कहा है साहिर साईं, ज़ावी से मुकाबला करने से पहले अपने गिरबान में झाँका करो। कहाँ वो मासूम नाज़ुक दिल की छोटी-सी लड़की और कहाँ तुम बुलडोज़र, तुम दोनों का तो कोई जोड़ नहीं बनता, जोड़ ही नहीं था। फिर क्यों आप बार-बार इस मासूम लोमड़ी को अपने घर की बहू बनाने पर ज़ोर दे रहे थे? वो जैसे इन्हें घुरे हुए वजह जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी और अल्लाह ने तुम्हारे अलावा मुझे कोई औलाद नहीं दी थी। मेरी सबसे बड़ी गलती तो ये है गल मेरी सबसे बड़ी गलती तो तुम हो, बागी औलाद जिसे बाप के सामने सिगरेट पीते हुए शर्म तक नहीं आती। आखिर वो घूम फिर कर इसकी सिगरेट पर आ ही गए थे। बस मार लिया ना ताना, इसीलिए इतनी देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे पहले बता देते, पहले सिगरेट पी लेता या पहले ताना खा लेता। वो इन्हें देखते हुए जैसे इनके मकसद पूरा हो जाने पर इन्हें मुबारकबाद दे रहा था, जिस पर बाबा साईं ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया, जैसे वो इसीलिए तो यहाँ बैठे हुए थे। 2:30 बजे का वक्त था। वो आहिस्ते से इसके करीब से उठने लगा तो इसके दोनों हाथों को अपने अपने गिर्द महसूस किया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके माथे को बेहद नरमी से चूमता हुआ इसके बाजों को अपने ऊपर से हटाता आहिस्ते से इसके करीब से उठा। अपने जूते पहनते हुए इसने अलमारी से अपनी हुडी निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक करके वो होटल से ही बाहर निकल गया था। इसी वक्त काउंटर पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसे बाहर निकलने में किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ था। अपनी बुक की हुई गाड़ी को स्टार्ट करता वो न जाने किस जानिब जा रहा था। गाड़ी फुल स्पीड से चल रही थी, जबकि इसने अपना चेहरा हुडी से पूरी तरह से छुपाया हुआ था। गाड़ी को रोकते वो गाड़ी से निकला और तेजी से इस छोटे से घर में दाखिल हुआ। वो घर का दरवाज़ा बंद करता लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर की जानिब आया था, जहाँ एक ही कमरा था। इसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर अंधेरा था। इसने अचानक लाइट जलाई तो सामने बेड पर आंखों पर पट्टी बांधे, दोनों हाथों को बेड ग्राउंड से बांधे वो पूरी तरह से तड़प रही थी। इसके मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। वो मगरूराना अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके पास आया। शायद वो वजूद भी अपने आसपास किसी को महसूस कर चुका था। इसने आहिस्ते से झट झटकते हुए अचानक इसके मुंह से रुमाल खींचकर बाहर निकाला, जिस पर इसके वजूद से सिसकी निकली थी। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ मेरे साथ? खुदा के लिए छोड़ दो, जाने दो मुझे यहाँ से, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो मिन्नतें कर रही थी बुरी तरह से तड़पते हुए। वो अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से रस्सियाँ इसके हाथों पर गहरे जख्म दे चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए इसके बेड के करीब ऊपर रस्सी रखता ऊपर बैठा और पैर को बेड के सहारे ऊपर करता कुर्सी झुलाने लगा। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बुरी तरह से तड़पते हुए इसे सवाल करती, जबकि वो शख्स आराम से बैठा मुस्कुराते हुए इसकी बेबसी को एंजॉय कर रहा था। इसके हाथ में एक चमकता हुआ चाकू था, जिसकी धार बेहद तेज लग रही थी। इसने आहिस्ते से कुर्सी को झुलाना बंद किया और इसके बिल्कुल करीब बेड पर आकर आहिस्ते से उसके चेहरे पर चाकू का लम्ब छूने लगा। चीची, छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ो, प्लीज़ मुझे मत मारना। जो तुम कहोगे मैं करूँगी, प्लीज़ मेरी जान मत लेना। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ने को तैयार हूँ। खुदा के लिए मुझे मत मारो। अपनी मौत अपने बेहद करीब महसूस करते हुए वो बुरी तरह से रोते हुए इसकी मिन्नतें करने लगे, जिस पर दूसरी तरफ से कहका बुलंद हुआ। क्यों? मौत से डर लगता है तुम्हें कि कहीं मर ना जाओ? डर गई ना? मैं भी इसी तरह से डर गया था कि जब जर्निश मुझे छोड़कर जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं समझा। बार 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 आकर तुमने मुझे तंग किया। वो अगले लम्हे इसकी नाजुक सी गर्दन को अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में ले चुका था। सिर्फ सना नहीं, खुदा के लिए नहीं। वो मौत के खौफ से बुरी तरह से तड़पने लगी थी। क्यों नहीं? बोलो क्यों नहीं? अगर तुम मुझे मारने का इंतजाम कर सकती हो, इतने सारे सबूत इकट्ठे कर सकती हो, तो तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि जब मेरा कसूर होगा तो मैं तुम्हारा जब मेरा नुकसान होगा तो मैं तुम्हारा नुकसान भी करूँगा। इसकी आंखों से पट्टी खोलता वो इसकी आंखों में अजीब सा जुनून लिए इसे देख रहा था, जिसे देखकर मुस्कान को खौफ आने लगा। हल्के में ले रही थी तुम सनान शाह को। मुस्कान डार्लिंग, हक चाहिए था तुम्हें, मेरी जर्निश का हक चाहिए। तुम इल्ज़ाम लगाओगे मुझ पर। 23 साल से एक एक पल इसका इंतज़ार किया, इसे पागलों की तरह चाहा, और जब वो मेरी हो चुकी तो तुम मुझे बीच में आके इसे मुझसे छीनने के लिए दुनिया की कोई ताकत मेरी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकती। याद रखना, वो जो इसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, मैं इसे जान से मार डालूँगा, जिस तरह से तुमने की, और तुम मेरे हाथों मरोगे। इसकी गर्दन पर अपना हाथ का ज़ोर बढ़ाते हुए वहशतनाक अंदाज में बोला, और इसके अंदाज से मुस्कान को यकीन हो गया था कि इसकी मौत बहुत करीब है। इसने सच में नहीं सोचा था कि सनान इस तरह का कोई कदम उठाएगा। वो तो इसे बहुत आम सा आदमी समझ रही थी, लेकिन इस वक्त वो इसे कोई पागल लग रहा था। वो जिस तरह रात के अंधेरे में ही गया था, इसी तरह रात के अंधेरे में वापस आ गया था। वो खामोशी से अंदर कदम रखा, एक नज़र जनीश को बेड पर देख के इसके करीब आया, और वो अब तक गहरी नींद में सो रही थी। अपनी हुड्डी उतार कर सोफे पर फेंकता वो वापस अपनी बेड पर लेटा और जनीश को एक बार फिर से अपने बाजू में कैद करते हुए इसके माथे पर लब रख के
तुम्हें दुनिया की कोई ताकत मुझसे अलग नहीं कर सकती जनिश। कुछ लोगों की गलतफहमी को आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से दूर करके आया हूँ, बल्कि ख़त्म करके आया हूँ। इसे खुद में कैद करते हुए मुस्कान के बारे में सोच रहा था। वो किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन जो भी इसे इसकी जर्नी से दूर करने की कोशिश करता, वो इसके साथ कुछ ना कुछ गलत करने पर मजबूर हो जाता। जैसे आज हुआ था। इसकी मुस्कान के साथ क्या दुश्मनी थी? इसने तो उल्टा मुस्कान की मदद की थी, इसके लिए इसका साथ दिया था, इतना बड़ा कदम उठाया था, वरना यकीनन वो जालिहाना रस्म के साथ हमेशा के लिए बन जाती, जिसका गवाह बनकर वो भी गुनहगार हो जाता था। ये वाक़या आज से 3 साल पहले का था, जब सनान बाबा साईं के प्रेशर से तंग आकर कैलाश की तरह घूमने गया था। वो शुरू से घूमने-फिरने का बेहद शौकीन था। इसे याद था, इसने इस दिन अपने बाबा साईं से जनिश के रिश्ते की बात की थी, क्योंकि जनिश का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। इस वक़्त बाबा साईं ने इसे साफ इनकार कर दिया था, बार-बार एक ही बात कहकर कि वो अक्सर इसे भी गुस्सा दिला दिया करते थे कि पहले तुम अपना इलाज मुकम्मल करवाओ। और ये बात इसे बहुत गुस्सा दिलाती थी। वो बीमार नहीं था और ना ही कभी बीमार रहा था। बचपन में हुए एक हादसे की वजह से इसके ज़हन पर बहुत बुरा असर पड़ा था, लेकिन वो अपने दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता था। इसे कभी भी इस हादसे के गलत असरात अपनी ज़िंदगी में महसूस ना हुए थे, लेकिन बाबा साईं को महसूस होते थे, क्योंकि डॉक्टर ने इनके दिल में वहम डाल दिया था कि वो इस हादसे को कभी भुला नहीं सकेगा और शायद आगे जाकर इसने काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाएगा। बाबा साईं ने इसे हर बुरी सोच से बचाने के लिए बचपन में ही एक मदरसे में दाखिला करवा दिया था, जहाँ पर कुरान पाक की तालीम हासिल करते हुए वो हर चीज़ भुला चुका था। जब 13 साल की उम्र में वो वापस आया था, तब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन न जाने क्यों बाबा साईं का डर वहीं का वहीं था। इन्हें लगा था कि इनका बेटा ठीक नहीं है, वो इसे इलाज की ज़रूरत है। बाबा साईं की बातों से बचने के लिए वो अक्सर कहीं न कहीं घूमने-फिरने चला जाता था। वो इस दिन पे कैलाश की तरफ निकल आया था। 3 दिन एक होटल में रहकर इत्तेफ़ाक से इसी की उम्र का एक लड़का इसका दोस्त बन गया, जो इसे ज़बरदस्ती अपने साथ अपने घर लेकर गया। एक मुस्लिम ख़ानदान था, जो इसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो लोग इसे अपने साथ अपने घर में कुछ दिन रखने का कहने लगे। इन लोगों के खलूस को देखकर वो भी इनके घर में रहने को लिए तैयार था। वो 4 दिन तक इसकी अच्छी खासी मेहमान नवाज़ी करते रहे। इसे भी ये सब कुछ बहुत अच्छा पसंद आ रहा था। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसे पसंद आई थी, इसके ख़ानदान की औरतें पर्दा करती थी। इनमें से कोई भी औरत, यहाँ तक कि बुज़ुर्ग भी इसके सामने नहीं आई थी। लेकिन अचानक एक रात एक लड़की इसके कमरे में दाखिल हुई। वो कौन थी, सनान को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो उससे मदद माँग रही थी। इसके सामने हाथ पैर जोड़ती, उसे समझ नहीं आ रहा था वो लड़की से क्या कहना चाहती है। पूरी तरह नींद के ज़ेर असर होने की वजह से उसकी बात को काफ़ी देर तक समझने की कोशिश करता रहा कि इस घर में इसकी चौथी रात थी। इसकी आहट पर ही वो जाग गया था। रात के 2 बजे का वक़्त था। इस लड़की की बातें इसे समझ नहीं आ रही थी। अभी वो लड़की से कुछ बता रही थी कि देर से घर के मर्द इस कमरे में दाखिल हुए। इस लड़की को बदकिरदार कहना शुरू कर दिया। इसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। इससे पहले कि इसने लड़की को कभी देखा तक नहीं था, जो इसकी वजह से बदनाम हो रही थी। वो खुद को मुसलमान कहने वाले लोग इस लड़की का निकाह कुरान पाक से करवा देना चाहते थे, और अगर वो लड़की ऐसा करने पर तैयार नहीं थी, तो वो इसे कत्ल कर देते। सनान को इन लोगों पर बेहद गुस्सा आया था कि वो इन्हें पढ़े लिखे ख़ानदान से समझ रहा था, और और कहा और कहाँ ये जाहिलाना रस अदा रस्म अदा की जा रही थी। वो अपनी आँखों के सामने इतना बड़ा गुनाह होते नहीं देख सकता था। इसने सिर्फ़ मुस्कान की मदद की खातिर इसे अपने निकाह में शामिल कर लिया था, और मुस्कान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और उस रात से वो क्या कह रही थी, वो ये तक नहीं जानता था। इसने अपने घर में ये बात किसी को नहीं बताई थी। काफ़ी बार इसका दिल चाहा कि वो इस बारे में राम साईं को कुछ न कुछ बताया, लेकिन इसने अपने आप में इतनी हिम्मत ना पाई कि वो ज़री से मोहब्बत करता था। आज से नहीं, बल्कि बचपन से वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। वो जो इसने कभी जो इसने कभी किसी पर ज़ाहिर तक नहीं होने दी थी, सिवाय अपने बाबा साईं के। राम साईं तनिष्क का भाई था। वो अपने फ्यूचर को खतरे में नहीं डाल सकता था। इसने मुस्कान का नाम कभी किसी के सामने नहीं लिया। 2 माह तक वो इसे अपने एक ही फ्लैट में छुपा कर रखा हुआ था, जबकि बाबा साईं अभी तक एक ही बात पर कायम थे कि अगर इसे जरनी से शादी करनी है, तो इसे अपना इलाज मुकम्मल करवाना पड़ेगा। वो ये नहीं चाहते थे कि वो ये बात कभी भी किसी को पता चले, इसलिए तालीम का नाम देकर इसे अमेरिका भेजा, जहाँ इसने मुस्कान को साथ ले जाने का फ़ैसला किया। मुस्कान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था, बस इसने कहा था कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती है। वो इसे अपने साथ अमेरिका लेकर गया था। अमेरिका में भी वो एक हॉस्टल में रहती थी। इसके साथ मुस्कान की मुलाकात महीने-महीने तो होती ही नहीं थी, और मुस्कान ने भी कभी इससे किसी तरह की नाजायज़ डिमांड नहीं की थी। वो एक अच्छे दोस्त की तरह इसकी मदद कर रहा था। इस निकाह के रिश्ते को इसने कभी भी आगे नहीं बढ़ावा दिया था, और ना ही वो ज़रिश के साथ बेवफ़ाई का सोच सकता था। लेकिन मुस्कान ने इन सब चीज़ों को बहुत गलत नाम दिया था। इसे अफ़सोस इस बात का था कि अपने बाबा सईद से नाराज़ होकर कैलाशी
कल यहाँ क्यों गया जहाँ ये सब कुछ हुआ? अगर वो उस दिन अपने बाबा सही की बात मान लेता तो शायद इसे आज का ये दिन ना देखना पड़ता और ना ही इस तरह का कोई कदम उठाना पड़ता। लेकिन अब इसे किसी अपने किए पर किसी तरह का कोई अफ़सोस नहीं था जो जो इसे इसकी जर्नी से अलग करने की कोशिश करेगा वो उसके साथ चाहकर भी अच्छा नहीं कर पाएगा। मुस्कान का किस्सा आज ख़त्म हुआ था। इसे यकीन था आइंदा आने वाली ज़िंदगी में इसे मुस्कान नामी मुसीबत से दोबारा नहीं मिलना पड़ेगा। अम्मा सही देखे तो सही मेरे हाथ कितने चिपके-चिपके हो गए हैं, मुझसे नहीं काटी जाती ये भिंडियाँ और ये सारी चाय को भी पसंद नहीं है। इसे इनको मेरे हाथ के करेले पसंद है। सुबह फरमाइश करके गए हैं, मैं तो सिर्फ़ करेले काटूँगी वो और वैसे भी सारे साय को ये भिंडियाँ नहीं खानी इसलिए तो मैं करेले बनाने लगी हूँ। नहीं आज वो करेले नहीं खाएगा, कितने दिनों से तुम एक दिन छोड़कर इसके लिए करेले बना रही हो। आज कुछ और बना दो, पहले तो पुलाव भी खुश होकर खा लेता था लेकिन न जाने से अचानक क्या हो गया, रोज़ करेलों की फरमाइश करता है। वो खुद भी हैरान थी क्योंकि इन्हें मेरे हाथ के करेले बहुत ज़्यादा पसंद है ना। जाविश ने मुझको शर्माते हुए कहा तो सना की हंसी निकल गई। हाँ जानती हूँ मैं, इतनी तुम मास्टर शेफ़ अदा साई को किसी के हाथ का खाना इतनी आसानी से पसंद नहीं आता और तुम कैसा बनाती हो सब जानते हैं। कम से कम तुम्हारे हाथ का खाना तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। सना ने इसे हकीकत का आईना दिखाया तब उसे घूर कर रह गई। फिर नज़रअंदाज करती अम्मा साई की जाने बढ़ी लेकिन आज तो शायद अम्मा साई ने भी इसे हकीकत का आईना दिखाने की ठान ली थी इसलिए इसे देखते हुए बोली पसंद है नहीं बेटा साई पसंद थे। तुम्हारी इतनी अच्छी कुकिंग की वजह से वो बेचारा करेले छोड़ने के बारे में सोच रहा है। एक काम भी ढंग से मजाल है जो एक भी काम ढंग से कर लो लड़की। मैंने तुम्हें कहा था अच्छे से खाना बनाना सीखो और तुमने क्या किया, कभी नमक तेज़ कर देती हो कभी मिर्चें तेज़ डाल देती हो। इसीलिए शोर के दिल में अपनी जगह इस तरह शोर के दिल में अपनी जगह बनाओगे। अम्मा साईं का तो बस नहीं चाह रहा था कि वो उसे 2 दिन लगा दे। उफ़! अम्मा साईं नमक मिर्च का फ़र्क लगा रहता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरी कुकिंग पर ही सवाल उठाएँ। माशाल्लाह से अब मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हूँ। मुझे तो खुद अपना खाना इतना पसंद आता है, न जाने साए-साए कहाँ से मेरी गलतियाँ निकाल लेते हैं। खैर कुछ लोग होते ही ऐसे कुछ लोग हो कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे ही हर चीज़ में गलतियाँ निकाल कर खुद को परफेक्ट साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। वो अपने सीने पर उँगली रखते हुए इन्हें तफ़सील से बता रही थी। जबकि इसके पीछे खड़ा साहिर साइंस की सारी बातें सुन रहा था जबकि अम्मा साईं और सनम दबी-दबी हँस रही थी। अच्छा, तो मेरे लिए जो खाना बनाती हो वो तुम खुद भी खाती हो? अपने पीछे अचानक साहिर साईं की आवाज़ पर वो छलकर इसकी जानिब मुड़ी थी। ये इस वक़्त यहाँ कैसे आ गए? इसे देखते हुए इसने बड़ी मुश्किल से अपना थूक निगला था। मैंने पूछा जो खाना तुम मुझे देती हो क्या आप पहले खुद खाती हो? इसे घूरते हुए इसने फिर से सवाल किया तो जाविश ने बड़ी दीदा दिलेरी से हाँ में सर हिलाया। अम्मा साईं इन्हें देखते हुए मुस्कुराकर बाहर निकल गईं। इनका किचन में तकरीबन काम ख़त्म हो चुका था जबकि इसे समझ नहीं आ रहा था वो दिन किस वक़्त यहाँ क्या कर रहा था। इसके गर्दन हिलाने पर इसने भी हैरत से हाँ में सर हिलाया। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम भी वही खाती हो जो मैं खाता हूँ। रात को तुमने बहुत मज़ेदार करेले बनाए थे। बहुत पसंद आए मुझे। तुमने भी खाए होंगे यकीनन वो उसे घूरते हुए बोला तो इसने ज़ोर से हाँ में सर हिलाया। झूठी कहेंगी कब खाए तुमने? रात को तो बिरयानी ठूस रही थी और तुमने ये कहा था कि साहिर अदा को बिरयानी पसंद नहीं है इसलिए वो करेले खाने का कह कर गया है। बल्कि तुमसे फ़रमाइश की है करेले बनाओ क्योंकि साहिर साईं को करेले बहुत पसंद है। मैंने तो आगे से कहा भी कि इन्हें इतने भी पसंद नहीं कि वो रोज़-रोज़ करेले खा सकें। वो भी तुम्हारे हाथों के करेले। तौबा तौबा सना के पास ही खड़ी थी। तौबा तौबा सना इसके पास ही खड़ी थी। साहिर को इससे सवाल जवाब करते देख वो किसी मुसीबत के रूप में सामने आ गई थी। काफ़ी दिन हो गए थे इसे साहिर के लिए अलग से खाना बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि अम्मा साईं हर रोज़ इसे किसी चीज़ की ट्रेनिंग देती थी और वो भी सर पर खड़े होकर जिसे वो रात साहिर साईं पर आजमाती थी। ये सिलसिला तकरीबन 1 महीने से चल रहा था। वो हर रोज़ इसके लिए अच्छा अलग खाना बना रही थी। कभी कभार वो जल्दी घर वापस आ जाता तो इसे अच्छा खाना नसीब हो जाता वरना अपनी मलकुहा के हाथ के जो जौहर वो अच्छी तरह से चख चुका था। रात खाना जो तुमने बनाया था मतलब मेरे फेवरेट करेले वो हैं या ख़त्म हो गए? वो उसे घूरते हुए बोला। हैं नहीं, हैं ना, आप क्यों पूछ रहे हैं? इससे पहले कि वो जवाब देती सना ने बीच में टाँग अड़ाई जिस पर इसने घूर कर सना को देखा जो इस वक़्त इसके लिए खुद मुसीबत का सामान तैयार कर रही थी। गरम करके लाओ, मैं और मेरी मलकुहा दोनों मिलकर खाएँगे। सना को जवाब देते हुए इसे एक बार फिर से जाविश को घूर कर देखा था, जबकि वो नज़रें ज़मीन पर झुकाए
झुकाया। वो अचानक से इसे देखते हुए बोली, "मैंने तो खाना खा लिया।" इसके चेहरे की मासूमियत ने एक पल के लिए साहिर का दिल बेतरतीब किया था। "झूठी, कितनी झूठ बोलती हो तुम? तो ताई अम्मा साईं के सामने तो कह रही थी कि थोड़ी देर के बाद खाना खाऊँगी, जब ये पुलाव बन जाएगा। और पता है साहिर साईं, आपके लिए आपके मोस्ट फ़ेवरेट करेले आज फिर से बनाने वाली थी। न जाने अम्मा साईं को कैसे ख़्याल आएगा, वो कहती हैं कि रोज़ बेचारा एक ही चीज़ कैसे खाएगा। आज इसके लिए कुछ और बना लेती हूँ। अगर इसको पुलाव पसंद नहीं है, लेकिन इसने कहा कि ये आपके लिए आपके मोस्ट फ़ेवरेट करेले बनाएगी, क्योंकि आप कल इतने मज़े से खा रहे थे कि दोबारा फ़रमाइश करके गए हैं। लेकिन अम्मा साईं ने फिर भी यही कहा कि नहीं, आज वो आपके लिए कुछ और बनाएँगी।" सना ने जाने कौन से जन्मों का बदला ले रही थी कि साहिर के सामने खड़ी बेहद मासूमियत से बोली जा रही थी, जबकि ज़ाविश में इतनी हिम्मत ना थी कि वो नज़र उठाकर इसकी जानिब देख पाती। एक दिन छोड़कर इसे करेले ही खाने को नसीब हो रहे थे। इसे पसंद थे करेले, लेकिन इतने भी पसंद नहीं थे जितने इसकी बीवी इसे खिलाती थी। और अब तो पसंद भी नहीं रहे थे, क्योंकि ज़ाविश मैडम ने अपने हाथों के वो जौहर दिखाए थे कि अब शायद ही वो कभी करेले खाने की फ़रमाइश करती। "तुम ये सारी बातें बंद करो, जो मैंने कहा है वो करो। रात वाले करेले गरम करके लाओ, मैं और मेरी मलकोहा वही खाएँगे। खाओगी ना तुम मेरे साथ करेले?" इसका हाथ अपने हाथ में कैद करता वो उसे कुर्सी पर बिठा चुका था। "दादा सही, आप रात वाले खाना क्यों खाएँगे? मैं बना देती हूँ ना।" सना ने फ़ौरन से ऑफ़र कराई थी। "नहीं, हरगिज़ नहीं सना, कल रात जो खाए थे वही खाऊँगा। क्या है ना, मेरी बीवी ने बहुत ही अच्छे बनाए थे।" इसके हुक्म पर सना ने फ़ौरन करेले गरम किए और उसके सामने टेबल पर रखे। "अच्छा, आप लोग खाएँ, मैंने मुलाज़िमा को कहा था कुछ सामान लाने को, देखती हूँ लेकर आई है या नहीं।" सना इनके सामने खाना रखकर बाहर निकल गई। "खाना शुरू करो," इसने जावेद को हुक्म दिया था। इसे इसने एक नज़र इसकी तरफ देखा और फिर करेलों से भरी प्लेट की तरफ। आज पुलाव का इंतज़ार इसे महँगा पड़ा था। अपनी प्लेट करीब घसीटते हुए इसने एक नवाला लिया तो मानो इसे आसमान ज़मीन अपने सामने घूमती हुई नज़र आई। नमक तो तेज़ था ही, लेकिन मिर्ची भी पूरा ट्रक भरकर इसमें थी। सॉरी मिसाले तो क्या ही तेज़ थे और करेले भी इतने कड़वे कि हद नहीं। इसने एक नज़र साई-साई की जानिब देखते हुए इसकी हिम्मत को सलाम किया, जो बिना चूँ-चढ़ा किए ये गंदा खाना खा खा गया था। और शायद इससे पहले भी वो कुछ ऐसे ही खाना बनाती आई थी, क्योंकि नमक, मिर्ची, मसालों की मिकदार तो इसने हर बार इतनी ही रखी थी। इसकी आंखों से आंसू आ चुके थे। पहला नवाला इसके गले में फंस गया था। ये गले से निकलना नामुमकिन हो चुका था। खांसी का ऐसा दौरा हो पड़ा शुरू हुआ कि इसे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जबकि अपने हाथों में पानी का गिलास लिए वो पुरसकून अंदाज में कुर्सी पर टांग रखे आराम से बैठा इसकी बेबसी का तमाशा देख रहा था। "क्या हुआ मासूम लोमड़ी, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे इससे पहले तुमने ये खाया ही नहीं। रात भी तो तुमने यही खाया था ना? क्यों, सही कह रहा हूँ ना?" उसे घूरते हुए बोला तो गले पे हाथ रखते वो नाव में सर हिलाने लगी, जबकि मुसलसल आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पानी के लिए हाथ इसकी जानिब बढ़ाने लगी। "तुम्हें पानी चाहिए?" पानी से दूर करने पर दाविश ने कूलर की तरफ कदम बढ़ाए थे कि अचानक साहिर ने इसका हाथ थामकर इसे अपनी जानिब खींचा और गिलास सामने करते हुए पूछा। जाविद ने फौरन हाँ में सर हिलाया। "मेरा नशा पूरा करो और पानी ले लो।" वो शर्त रखते हुए गिलास टेबल पर रख चुका था, जबकि इसकी कमर में अपने बाजू हाइल करता इसे मजीद अपने बेहद करीब करते हुए पानी से दूर कर चुका था। खांसी रुक चुकी थी, जबकि इसकी अचानक फरमाइश पर जाविश ने हैरानगी से देखा। इसे ये हरगिज़ उम्मीद ना थी कि वो इस तरह से कोई डिमांड रखेगा, वो भी पानी के लिए। सज़ा है झूठ बोलने की। 1 महीने से तुम ये सब कुछ मुझे खिला रही हो, सारी रात मैदा पकड़ कर इसकी सज़ा मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, और तुम एक ही दिन में, बल्कि एक ही नवाले में तड़पने लगी। ये सज़ा है तुम्हारी। अब बताओ, पानी चाहिए या फिर तुम मज़ीद ये खाना खाना पसंद करोगी? इसकी आंखों की नमी वो अपने लबों से साफ करता इसके सामने शर्त रख चुका था, जबकि इसकी बाहों में थर थर कांपती वो मजबूर हो गई थी। ये खाना खाने ये खाना खाना इसके बस से बाहर था, और इसकी बाहों में बुरी तरह से मचलती जलती ज़बान और लबों के साथ पानी की मुंतज़िर थी। एक नज़र इसे देखती वो अपनी आंखें बंद करते हुए बिना सोचे समझे इसके लबों पर अपने लब रख चुकी थी। ज़ाहिर खुद भी शौक था इसकी इस हरकत पर। इसे इतनी जल्दी इस चीज़ की उम्मीद हरगिज़ न थी। क्या इसे पानी की ज़रूरत हद से ज़्यादा थी, या फिर वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी थी? जो भी था, ज़ाहिर ने नरमी से इसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने मज़ीद करीब किया और उसके लबों को अपने लबों में कैद किया। खुद भी मदहोश हो चुका था। वो मदहोशी से इसके लबों को अपने लबों के दस-रस में लिए न जाने कौन से जहाँ में था। जाविश ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर किया, तो वो दूर होने की बजाय मज़ीद
करीब हो गया था, फ़ासला सिमट चुका था, वो पूरी तरह से इसके सार में कैद थी। जब इसे बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई थी, वो जैसे होश की दुनिया में आई थी। इसे पीछे करते हुए खुद भी शॉक में थी। अपने लबों पर हाथ रखे वो हैरत से अपनी हरकत पर गौर कर रही थी, जबकि साहिर शाह के नाभि लबों पर गहरी दिलकश मुस्कुराहट थी। इसे यूँ मुस्कुराते देख वो बाहर की जानिब भागी थी। इसकी स्पीड देखकर साहिर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई थी। अभी वो बाहर ही निकली थी कि सना इसे टकराई। इसकी सुरखून छलकाती सूरत देखकर सना परेशान हो गई। "क्या हुआ ज़ावी, तुम ठीक तो हो ना? क्या साहिर अदा ने ज़्यादा डाँट दिया? मेरी जान, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, आई एम सॉरी। मैं तो सिर्फ़ मस्ती कर रही थी, मुझे नहीं पता था वो ज़्यादा डाँट देंगे।" सना बहुत उदासी से कह रही थी, जबकि साहिर साईं की हरकतों से बता तो वो इसे बताने से रही। "अच्छा, आई एम सॉरी।" वो उसका चेहरा देखते ही परेशानी से बोली। वो इसके सामने शर्मिंदा हो गई थी कि ज़ाविश कोई जवाब ही समझ नहीं आ रहा था। "कोई बात नहीं अदी, जो हुआ सो हुआ। मैं रूम में जा रही हूँ।" इसे यूँ ही परेशान छोड़कर वो सीढ़ियों की जानिब चली गई। इस रात इसे कोई प्यास नहीं लगी थी और ना ही कोई मिर्ची इसकी ज़ुबान पर थी। इससे तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि आखिर इसने वो हरकत की तो की कैसे और क्यों? पानी ही था, आब हयात तो ना था, लेकिन इस वक़्त तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम था, लेकिन अब वो पछता रही थी। इसे तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते देखकर सना किचन के अंदर आई, जहाँ से साहिर बाहर निकलने लगा था। सही में मज़ाक कर रही थी। आपने तो इसे बहुत ज़्यादा डाँट दिया, बेचारी कितनी परेशान हो गई थी। सना काफ़ी उदासी से बताने लगी, जबकि साहिर बिना कोई भी रिस्पॉन्स दिए इसके सर पे हाथ रखता बाहर निकल गया। जबकि सना अब ताविश को मनाने के लिए इसकी पसंद का कुछ बनाने लगी। "क्या तुम्हारी बात हुई है नूर से? बहन आने समरा आज बहन आने वाला है, तुम जानती हो ना वो क्या सवाल करेगा?" माइक परेशान से इसके पास आया था। आज शाम बहन ने इसके घर में आने का कहा था, जिसकी वजह वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। इसका कहना था कि आज वो नूर से फ़ोन पर हर हाल में बात करेगा और समरा कैसे भी इसकी बात करवाएगी। हाँ माइक, वो तो मैं जानती हूँ, मगर मैं इसकी नूर से बात कैसे करवाऊँ? तुम जानते हो ना, नूर के पास अपना फ़ोन नहीं है और इसका वो शौहर धराम शाह किस तरह अकड़ कर बात करते हैं, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसने मुझे बहुत बुरी तरह से इंसल्ट किया है। इतनी बेइज़्ज़ती करवा कर मैं तो इसे कम से कम दोबारा फ़ोन नहीं कर सकती। समरा ने साफ़ इनकार करते हुए कहा, "मैं ये सब नहीं जानता समरा, वो लड़की तुम्हारी वज़ह से हमारे हाथ से निकली है और अब तुम इसे वापस लाओगी। याद रखना, मुझे हर हाल में नूर वापस चाहिए और आज और आज भी बहन को तुम ही सँभालोगी, याद रखना।" वो गुस्से से इसे देखते हुए बोला था। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 1:30 बजने वाला है रात का। तो सारा दिन काम कर रहे होते हैं, रात के टाइम फ्री होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और नेक्स्ट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इतने बड़े नॉवेल्स मुझे मत दीजिएगा। रीच आके तो वैसे ही मतलब तकरीबन सारे बड़े होते हैं, बट नेक्स्ट मुझे ऐसी रिक्वेस्ट मत कीजिएगा प्लीज़। क्योंकि यार पढ़ना मैंने होता है, बोलना मैंने होता है, बेशक हर चीज़ होती है, बट लिटरली इतने मतलब एक होता है ना नॉवल बड़ा-बड़ा लिखा हो तो इंसान पढ़ लेता है। अब इसमें छोटी से छोटी जैसे एक पूरा एक ड्रामा, एक-एक सीन बयान किया हुआ है, तो वो चीज़ थोड़ी-सी मुझे डिफ़िकल्ट लगती है। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।